बाजार के एक अंधेरे कोने में एक छोटी सी लड़की बारिश में कांपते हुए अपने छोटे भाई को कसकर गले लगाए हुए थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक शक्तिशाली कॉरपोरेशन का मालिक उस दृश्य को देखकर चुपचाप खड़ा रो रहा था। आपका चैनल पर वापस स्वागत है। ये है एक चमत्कारी एहसान चुकाने की कहानी। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि मुझे और भी अर्थपूर्ण कहानियां लाने की प्रेरणा मिले। दोपहर की अचानक हुई बारिश शहर के बाहरी इलाके के एक जर्जर बाजार पर टूट पड़ी, जहां फटे पुराने तिरपाल की चादरें भी बचाव के लिए काफी नहीं थीं। बारिश का पानी भारी बूंदों में टपककर उदास पड़ी दुकानों पर गिर रहा था। लोग जल्दी जल्दी अपना सामान समेट रहे थे। हर कोई हड़बड़ी में छिपने की जगह ढूंढ रहा था। इस अफरा तफरी के बीच बाजार के एक नम और अंधेरे कोने में एक ऐसा दृश्य उभर कर आया जिसे देखकर किसी का भी दिल भर आए। एक दुबली पतली लड़की जिसके कपड़े पानी से भीगे हुए थे, अपने छोटे भाई को कसकर अपनी बाहों में समेटे हुए थी। वो ठंड से कांपते हुए धीरे धीरे लोरी गा रही थी। उसकी कमजोर आवाज बारिश की बूंदों की आवाज में मिल गई थी, जैसे एक नाजुक रेशम का धागा जो तूफान के बीच जिंदगी से चिपके रहने की कोशिश कर रहा हो। कुछ दूरी पर एक चमकदार काली कार आकर रुकी जो उस गरीब बाजार में आंखों को चकाचौंध कर रही थी। ड्राइवर ने सावधानी से दरवाजा खोला और जो बाहर निकला वो कोई और नहीं बल्कि श्री अर्जुन खन्ना थे, जो एक प्रसिद्ध रियल एस्टेट समूह के अध्यक्ष थे, जो अपनी अमीरी और कठोरता के लिए जाने जाते थे। वो यहां केवल एक व्यापारिक भागीदार के साथ एक त्वरित बैठक के लिए आए थे, लेकिन एक पल के लिए जब उनकी नजरें अनजाने में बाजार के उस कोने पर पड़ीं, तो वो अचानक रुक गए। सामने का दृश्य देखकर श्री खन्ना स्तब्ध रह गए। लगभग 12 साल की एक बच्ची जिसके छोटे छोटे हाथों ने अपने दुबले पतले भाई को पूरी तरह से ढक रखा था। उसका चेहरा बारिश और धूल से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक दुर्लभ दृढ़ता चमक रही थी। वो लड़की ना तो रो रही थी, न ही शिकायत कर रही थी। बस धीरे धीरे अपने भाई को झुलाकर सुला रही थी, मानो अपनी छोटी बाहों में एक सुरक्षित दुनिया बनाने की कोशिश कर रही हो। उसका छोटा भाई शायद 6-7 साल का था। चेहरा मुरझाया हुआ, होंठ ठंड से नीले पड़ गए थे और वो अपनी बहन के कंधे पर सिर रखकर सो गया था। श्री खन्ना, वो व्यक्ति जो अरबों के सौदों से गुजरा था, जिसने सबसे आलीशान जीवन देखा था, उसे लगा जैसे किसी ने उसका सीना जकड़ लिया हो। वो एक छज्जे के नीचे चुपचाप खड़े रहे, बारिश को अपने महंगे सूट पर पड़ने दिया। उनकी आंखें उन 2 बच्चों से नहीं हटी। एक पल के लिए उन्होंने खुद को देखा, सालों पहले एक लड़का जिसने अपनी मां को जल्दी खो दिया था। वो भी बारिश की रात में कांप रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि वो भाग्यशाली था कि उसके पिता उसे एक अमीर परिवार में वापस ले आए, लेकिन इन 2 बच्चों के पास शायद कोई नहीं था। बारिश और तेज हो गई। पास के एक दुकानदार ने सिर हिलाते हुए एक लंबी सांस छोड़ी। बेचारे 2 बच्चे, हर दिन उन्हें कबाड़ बीनते देखता हूं। रात को इसी बाजार के कोने में सोते हैं। मां मर गई, पिता न जाने कहां गायब हो गया। बड़ी बहन मां की जगह भाई का पालन पोषण कर रही है, पता नहीं कैसे गुजारा करते हैं। यह शब्द श्री खन्ना के दिमाग में चाकुओं की तरह चुभ गए। वो मुड़े लेकिन फिर कदम नहीं बढ़ा सके। एक अजीब सी बेचैनी ने उन्हें वहीं रोक दिया, उन्हें और करीब से देखने के लिए मजबूर किया। और ठीक उसी पल उनकी नजर उस लड़के के गले में पहने एक पुराने तावीज पर रुक गई। समय के साथ धुंधला हो गया था, लेकिन उस पर साफ साफ एक ही शब्द खुदा हुआ था, खन्ना। श्री खन्ना का दिल जोरों से धड़कने लगा। उनके हाथ हल्का सा कांप उठे। ये उनका सरनेम था, उस शक्तिशाली परिवार का सरनेम जिससे वो आते थे। उसी क्षण एक धुंधली याद ताजा हो गई। उनके पिता के पास एक बार एक गुप्त पत्र था जिसमें एक खोए हुए बच्चे का जिक्र था जो परिवार का खून था। वो पत्र सालों पहले परिवार में किसी ने छिपा दिया था। उन्हें लगा कि वो भूल गए हैं, लेकिन अब वो छवि फिर से जीवंत हो गई। सामने के दृश्य के साथ मिलकर उन्हें हैरान कर दिया। लेकिन बारिश अभी भी मूसलाधार बरस रही थी।
लड़की ने धीरे धीरे अपने भाई के कान में फुसफुसाया, सो जाओ, डरो मत, दीदी यहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, जैसा मां ने कहा था, कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। वो छोटी सी आवाज श्री खन्ना के कानों में पड़ी, जो उन्होंने सालों से अपने चारों ओर बनाई हुई ठंडक की दीवार को भेद गई। उनकी आंखें धुंधला गईं, पता नहीं बारिश की बूंदों से या उमड़ते आंसुओं से। उस पल में दो दुनियाएं जो कभी नहीं मिल सकती थीं, एक अमीर और शक्तिशाली की दुनिया और दो अनाथ आवारा बच्चों की दुनिया जोरदार तरीके से टकराईं। एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जो उनके पूरे परिवार को हिलाकर रख देगी। श्री खन्ना ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उन्हें अपनी सांस भी भारी लगने लगी। कितना समय हो गया था जब उन्होंने अपने दिल को गरीब लोगों के जीवन को देखकर धड़कने नहीं दिया था। जिस दिन से उन्होंने व्यापार की दुनिया में कदम रखा था, उन्होंने पैसे और शक्ति के अलावा सब कुछ नजरअंदाज करना सीख लिया था। कठोरता को एक अनिवार्य शर्त मान लिया था। लेकिन अब सिर्फ एक पल में उन दो बच्चों को देखकर सालों से बनाई गई उनकी ठंडी दीवार ढहती हुई लग रही थी। ड्राइवर ने देखा कि वो बहुत देर से खड़े हैं और कार में नहीं आ रहे हैं, तो वो झिझकते हुए पास आया। सर, बारिश तेज है, आपको ठंड लग जाएगी, हमें चलना चाहिए। श्री खन्ना ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें अभी भी कांपती हुई उस लड़की पर टिकी थीं, जो एक प्लास्टिक की थैली को कसकर पकड़े हुए थी, जिसमें कुछ प्लास्टिक की बोतलें और पिचके हुए बियर के कैन थे। उसके पूरे दिन कबाड़ बीनने का नतीजा। वो बच्ची अपने छोटे शरीर से अपने भाई को सीधी पड़ती बारिश की बूंदों से बचाने की कोशिश कर रही थी। सड़क की टिमटिमाती रोशनी में प्रिया का चेहरा उसकी उम्र से बड़ा लग रहा था। उसकी बड़ी गोल आंखों में एक गहरी उदासी थी, जिसे बड़े भी मुश्किल से सह पाते। श्री खन्ना को अचानक अपनी बेटी रिया की याद आई, जो इस साल 12 साल की थी, जो रेशम और मखमल में रहती थी, जिसके चारों ओर नौकर चाकर थे, और एक हल्की सी खांसी पर भी निजी डॉक्टर उसकी देखभाल के लिए मौजूद था। और ये लड़की उसी उम्र की अपने कंधों पर एक छोटे से परिवार का बोझ उठाए हुए थी। इस विषमता ने उनके दिल में एक चुभन पैदा कर दी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और ड्राइवर को इंतजार करने का इशारा किया। उनके कदम बाजार के उस कोने की ओर बढ़े। आसपास के लोग थोड़ा हैरान हुए, फुसफुसाने लगे, अरे ये तो श्री खन्ना लग रहे हैं, बड़े समूह के मालिक। वो उन आवारा बच्चों के पास क्यों जा रहे हैं? जब वो पास पहुंचे तो प्रिया ने तुरंत अपने भाई को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में सतर्कता और डर था। उसे लगा कि वो कोई अजनबी है जो उसके भाई को छीनने या उन्हें भगाने आया है। उसके पीले होंठ कांपे, आवाज कांपती हुई लेकिन दृढ़ थी, अंकल, पास मत आना, मेरा भाई सो रहा है। अगर आपने उसे डराया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। उस बात ने श्री खन्ना को रोक दिया। बहुत समय हो गया था जब किसी ने उनसे इतने चुनौतीपूर्ण लहजे में बात करने की हिम्मत की थी, खासकर एक दुबले पतले फटेहाल बच्चे ने। लेकिन नाराज होने के बजाय उन्होंने अपने सीने में एक अजीब सी गर्मजोशी महसूस की, एक आग सी जल उठी, एक साहस। एक बच्चे का अपने भाई के लिए स्वाभाविक प्रेम उनके दिल की गहराइयों को छू गया था। श्री खन्ना ने धीरे से झुककर अपनी आवाज धीमी की, बेटा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस जानना चाहता हूं कि तुम्हारे माता पिता कहां हैं। प्रिया की काली आंखों में अचानक उदासी छा गई। उसने अपना चेहरा फेर लिया। उसकी आवाज धीमी हो गई, मेरी मां मर चुकी है, पापा हमें छोड़कर चले गए और कभी वापस नहीं आए। मेरे पास बस मेरा भाई राजू है। एक ठंडी हवा का झोंका उस लड़की के गीले बालों से गुजरा, जो उसके आधे चेहरे पर बिखर गए। श्री खन्ना को लगा जैसे उनका गला भर आया है। वो जवाब सरल था, लेकिन एक चेतावनी की घंटी की तरह था, जिसने उस डर को जगा दिया जिसे उन्होंने बहुत पहले दफन कर दिया था। मां के बिना बचपन की यादें, पैतृक हवेली के गेट के बाहर भटकने के दिन, इस उम्मीद में कि कोई हाथ बढ़ाकर उन्हें अंदर खींच लेगा। श्री खन्ना ने अपना कोट उतारकर उस बच्ची के कंधों पर डालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रुक गए। एक झिझक पैदा हुई।
क्या उन्हें इन दो बच्चों की दुनिया में कदम रखने का अधिकार है? एक ऐसी दुनिया जो गरीब तो थी, लेकिन प्यार से भरी थी। उस विलासिता लेकिन ठंडक से बिल्कुल अलग जिसमें वो रहते थे। छोटे राजू की हल्की खांसी ने उन्हें चौंका दिया। प्रिया ने जल्दी से उसे अपनी छाती से सटा लिया। उसके कांपते हाथ धीरे धीरे उसकी पीठ सहला रहे थे। मुंह में बुदबुदा रही थी, सो जाओ मेरे भाई, डरो मत, दीदी यहीं है। जैसा मां ने कहा था, मैं किसी को तुम्हें छीनने नहीं दूंगी। यह बात फिर से दोहराई गई, और भी स्पष्ट, एक पवित्र शपथ की तरह। और ठीक उसी पल श्री खन्ना ने उसके फटे हुए कपड़ों के नीचे से सड़क की रोशनी में एक पुरानी चेन चमकते हुए देखी। लकड़ी का तावीज जिस पर खन्ना शब्द धुंधला सा खुदा हुआ था। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें अब बारिश की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी, केवल अपने पिता की आवाज कहीं गूंज रही थी। बेटा, याद रखना, इस परिवार में एक बच्चा है जो हमारा खून है, लेकिन उसे छोड़ दिया गया है। एक दिन सच्चाई वापस आएगी। श्री खन्ना ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उनकी आंखें अंधेरी रात में चमक उठीं। वो निश्चित रूप से जानते थे कि ये मुलाकात कोई संयोग नहीं थी। भाग्य ने दो विपरीत दुनियाओं को, एक तरफ आवारा गरीब बच्चे और दूसरी तरफ एक शक्तिशाली अमीर आदमी जो एक पूरे समूह को नियंत्रित करता है, एक दूसरे से मिला दिया था। और यहां से एक अंदरूनी तूफान उठेगा जो खन्ना परिवार को हिला देने के लिए काफी होगा। उस रात की बारिश बीत गई, लेकिन उन दो बच्चों की छवि श्री खन्ना के मन में छप गई, जिससे वो पूरी रात सो नहीं पाए। इतने सालों से वो लाभ के आंकड़ों पर बड़ी संख्याओं के आदी हो गए थे, तनावपूर्ण बैठकों और साजिशों के आदी थे, लेकिन कभी भी इतनी छोटी सी चीज ने उन्हें इतना प्रभावित नहीं किया था। उस लड़की की दृढ़ आंखें, खन्ना शब्द, खुदा हुआ पुराना तावीज। और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, जैसा मां ने कहा था, कि फुसफुसाहट उनके दिमाग में गूंजती रही। अगली सुबह हमेशा की तरह कंपनी जाने के बजाय श्री खन्ना सीधे पुराने बाजार की ओर चले गए। दिन का हलचल भरा दृश्य ठंडी बरसाती रात से बिल्कुल अलग था। ताजी सब्जियों के ठेले, विक्रेताओं की हलचल भरी आवाजें। लेकिन वो केवल एक परिचित चेहरे की तलाश में थे, और फिर उन्होंने उसे देखा। प्लास्टिक के कचरे के ढेर के बीच प्रिया एक एक बोतल बीन रही थी, जबकि राजू एक बिजली के खंभे के कोने में इंतजार कर रहा था, अपने छोटे प्लास्टिक के थैले को कसकर पकड़े हुए, जैसे कि अपनी सारी संपत्ति खोने से डर रहा हो। प्रिया, श्री खन्ना पास आए, लेकिन इस बार वो एक शानदार सूट में नहीं थे, बल्कि एक साधारण शर्ट पहने हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी चमक दमक उन दो बच्चों को और सतर्क कर दे। जब वो पास आए तो प्रिया तुरंत अपने भाई के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें कल रात की तरह ही सतर्क थीं। अंकल, आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? हमारे पास लेने के लिए कुछ भी नहीं है। श्री खन्ना ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी आवाज धीमी की। मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा बेटा, मैं बस थोड़ी मदद करना चाहता हूं। क्या तुम दोनों ने कुछ खाया है? प्रिया चुप रही। उसे अजनबियों पर भरोसा नहीं था, खासकर अच्छी तरह से तैयार बड़ों पर। लेकिन जब उसने अपने भाई के पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज सुनी, तो प्रिया की झिझकती आंखों में एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई दी। श्री खन्ना ने और कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर चले गए। और कुछ मिनटों बाद पास की एक छोटी सी दुकान से दो गर्म भोजन के डिब्बे लेकर लौटे। गर्म भोजन की महक ने राजू की आंखें बड़ी कर दी, जबकि प्रिया ने अपने होंठ काट लिए। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान और तेज भूख के बीच एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। अंत में राजू की सूखी खांसी ने चुप्पी तोड़ी। प्रिया ने एक लंबी सांस ली, अपने भाई को नीचे बिठाया और फुसफुसाया, खा लो, लेकिन अंकल को धन्यवाद कहना याद रखना। राजू ने अपनी बड़ी गोल आंखों से ऊपर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद अंकल। श्री खन्ना ने धीरे से लड़के के सिर पर हाथ फेरा। एक परिचित एहसास लौट आया। बहुत समय हो गया था जब उन्होंने अपनी बेटी के अलावा किसी और बच्चे को छुआ था।
लेकिन हवेली की मीठी दुलार के विपरीत इस स्पर्श ने उन्हें कंपा दिया, जैसे कि वो किसी पवित्र चीज से जुड़ रहे हों। जब दोनों बच्चे मजे से खा रहे थे, श्री खन्ना चुपचाप प्रिया के हाव भाव देख रहे थे। वो अपने भाई को बड़े प्यार और परिपक्वता से खाना खिला रही थी, लगातार उसे धीरे धीरे खाने के लिए कह रही थी ताकि उसे ठसका न लगे। ये स्पष्ट था कि वो बहुत कम उम्र में ही एक बच्चे की मां बन गई थी, एक ऐसी जिम्मेदारी निभा रही थी जो उस उम्र में केवल पढ़ाई और खेलने के लिए होनी चाहिए थी। श्री खन्ना ने धीरे से पूछा, तुम्हारी मां का नाम क्या था? प्रिया एक पल के लिए रुक गई, उसकी आंखें दूर कहीं खो गईं, उसकी आवाज हवा की तरह धीमी थी। मेरी मां का नाम लता था। राजू के जन्म के समय उनकी मृत्यु हो गई। जाने से पहले उन्होंने मुझे ये चेन दी और कहा कि इसे संभाल कर रखना, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो हमारी जड़ों को साबित करती है। प्रिया ने यह कहते हुए अपने भाई की शर्ट थोड़ी ऊपर की, जिससे खन्ना शब्द खुदा हुआ लकड़ी का तावीज दिखाई दिया। सुबह की धूप में ये एक अजीब गरिमा के साथ चमक रहा था, जैसे किसी भूले हुए अतीत का प्रमाण हो। लता। श्री खन्ना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस नाम ने उनकी यादों को झकझोर दिया। सालों पहले अपने पिता की अस्पष्ट कहानियों में उन्होंने लता नाम की एक महिला के बारे में सुना था, जिसका संबंध एक पुरानी वसीयत से था, जिसे परिवार ने जानबूझकर छिपा दिया था। अचानक उनके दिमाग में सभी टुकड़े जुड़ गए, एक अस्पष्ट लेकिन भारी तस्वीर बना रहे थे। श्री खन्ना कुछ देर चुप रहे, फिर अचानक एक गर्म गहरी आवाज में बोले, प्रिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी मां ने तुम्हें ये तावीज रखने के लिए क्यों कहा था? उस लड़की की आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर बुझ गईं। उनकी जगह एक उदास भाव आ गया। मां ने कहा था कि जब हम किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मिलेंगे तो उन्हें ये दे देना, वो व्यक्ति हमें हमारी सही जगह खोजने में मदद करेगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। ये बात श्री खन्ना के दिल में एक चाकू की तरह चुभ गई। वो समझ गए कि वो पहले सुराग के सामने खड़े हैं जो एक भयानक सच्चाई को उजागर करेगा, एक ऐसी सच्चाई जो पूरे खन्ना परिवार को हिला देने के लिए काफी है। उस सुबह बाजार से निकलते समय श्री खन्ना अपनी कार में चुपचाप बैठे थे। उस रुमाल को कसकर पकड़े हुए थे जो प्रिया ने उन्हें दिया था जब वो गलती से बारिश के पानी से भीग गए थे। एक पुराना फटा हुआ कपड़ा, लेकिन बड़े करीने से तय किया हुआ। कोने पर अनाड़ी ढंग से 2 अक्षर कढ़ाई किए हुए थे, LN। श्री खन्ना ने अपने दिल में एक झटका महसूस किया, लता। वो नाम जो कभी उनके पिता और उनकी बहन सुनीता के बीच तीखी बहसों में गूंजता था। उस समय वो छोटे थे, अपनी पढ़ाई और व्यापार में व्यस्त थे, परिवार के मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन उन्हें अभी भी एक शाम की धुंधली याद थी, जब उनके पिता अपने दफ्तर में बैठे थे, हाथ में एक पत्र लिए। उनकी आवाज भारी थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये संपत्ति असली खून को दे देना, लालच को परिवार को डुबोने मत देना। उस समय श्री खन्ना समझ नहीं पाए थे। कुछ दिनों बाद वो पत्र गायब हो गया और उनके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तब से वो कहानी दफन हो गई थी। अब वे यादें तीव्रता से वापस आ रही थीं। खन्ना शब्द, खुदा हुआ तावीज, LN, अक्षर वाला रुमाल और 2 बच्चों की मां की सलाह, सब कुछ एक साथ जुड़ रहा था, एक रहस्य को उजागर कर रहा था जो इतने सालों से छिपा हुआ था। श्री खन्ना ने इसे नजरअंदाज न करने का फैसला किया। उसी दोपहर उन्होंने अपने भरोसेमंद सहायक शर्मा जी को बुलाया, जो उनके पिता के समय से परिवार के साथ थे। जब वो एक बटलर थे, शर्मा जी, मुझे लगभग 13-14 साल पहले लता नाम की एक महिला से संबंधित सभी फाइलें चाहिए, सब कुछ, एक भी विवरण छूटना नहीं चाहिए। शर्मा जी थोड़ा हैरान हुए, लेकिन ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं की, बस सिर हिलाकर आदेश ले लिया। उनकी बूढ़ी आंखों में कुछ चमका, जैसे कि उन्होंने भी उस नाम के बारे में सुना हो। उस रात
परिवार की विशाल हवेली में श्री खन्ना एक कप चाय के साथ अकेले बैठे थे। बाहर हवा पुराने पेड़ों के बीच सरसरा रही थी, लेकिन जब उन्होंने दीवार पर लगी परिवार की तस्वीर को देखा, उनके माता पिता और उनकी बहन सुनीता सभी शानदार और गर्वित लग रहे थे। लेकिन वो तस्वीर अचानक ठंडी लगने लगी जब उन्होंने उन दो बच्चों के बारे में सोचा जो बाजार में भटक रहे थे, बारिश में कांप रहे थे। एक ही खून, लेकिन किस्मत कितनी अलग। फोन बजा। शर्मा जी का फोन था। सर, मुझे संग्रह में कुछ पुराने कागजात मिले हैं जिसमें लता नाम की एक लड़की का नाम है जो लगभग 15 साल पहले परिवार की कंपनी में काम करती थी, लेकिन इस फाइल से कुछ पन्ने फाड़ दिए गए हैं। खासकर रिश्तेदारों की जानकारी। और भी अजीब बात यह है कि एक हाथ से लिखा पत्र है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपके पिता एक बच्चे के लिए एक ट्रस्ट फंड स्थापित करना चाहते थे, लेकिन मूल दस्तावेज गायब हो गया है। श्री खन्ना ने फोन कसकर पकड़ लिया। उनकी आवाज गहरी हो गई। वो सब तुरंत यहां ले आओ। पीले पड़ चुके पन्नों को पलटते हुए श्री खन्ना का मन और भी उलझ गया। लता का नाम सिर्फ एक बार नहीं आया, बल्कि उनके पिता की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट के साथ भी आया। ये बच्चा परिवार का भविष्य है, सच्चाई को दफन मत होने देना। श्री खन्ना स्तब्ध बैठे रहे। तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही थी। प्रिया और राजू की मां सिर्फ एक गरीब महिला नहीं थी, बल्कि उनके पिता से गहरा संबंध रखती थी, और वे दो बच्चे उनके असली कानूनी पोते पोती हो सकते थे। खन्ना परिवार का खून, लेकिन अगर ये सच्चाई सामने आई तो क्या होगा? श्री खन्ना अपनी बहन सुनीता के बारे में सोचकर कांप गए, जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जानी जाती थी, हमेशा समूह पर पूरा नियंत्रण चाहती थी। अगर उसे पता चला कि खन्ना खून के दो बच्चे हैं जिन्हें विरासत का अधिकार है, तो वो निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेगी। खिड़की के दरार से एक ठंडी हवा का झोंका आया। श्री खन्ना ने सिर उठाकर अंधेरे में देखा। उनके दिमाग में प्रिया की आवाज गूंज रही थी। मां ने कहा था कि ये चेन संभाल कर रखना, क्योंकि ये हमारी जड़ों को साबित करती है। ये अब एक बच्चे की भोली भाली बात नहीं थी, बल्कि सच्चाई का भार लिए एक संदेश था। श्री खन्ना कुर्सी पर झुक गए और एक गहरी सांस ली। वो जानते थे कि उन्होंने एक ऐसे सफर में कदम रखा है जहां से वापसी नहीं हो सकती। एक ऐसा सफर जो दफन सच्चाई को फिर से खोजेगा, लालच और धोखे का सामना करेगा, ठीक उनके अपने परिवार के भीतर। विशाल हवेली में पीली रोशनी उनके विचारमग्न चेहरे पर पड़ रही थी। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही दिनों में बाजार के कोने के दो गरीब बच्चे एक बड़े तूफान का केंद्र बन जाएंगे, जो खन्ना परिवार की झूठी शांति को उड़ा ले जाने और न्याय के लिए आंसुओं से भरी लड़ाई शुरू करने के लिए काफी होगा। अगले कुछ दिनों तक श्री खन्ना ने समूह की घनी बैठकों पर लगभग कोई ध्यान नहीं दिया। भले ही वो एक शानदार बैठक कक्ष में बैठे थे, जिसके सामने राजस्व दे आंकड़ों से भरी स्क्रीन थी, उनका मन प्रिया की आंखों, खन्ना शब्द खुदे तावीज और लता नाम के बारे में सोचता रहा, जो पुरानी फाइलों में छपा था। उनके अंदर का संदेह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, जैसे एक धीमी आग जो सभी तर्क को जला रही हो। एक सुबह श्री खन्ना ने शर्मा जी से एक निजी कमरे में मुलाकात की। अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मैं लता के बारे में पूरी सच्चाई जानना चाहता हूं। उन सभी को ढूंढो जो उसे जानते थे, चाहे कितना भी छोटा संबंध क्यों ना हो। शर्मा जी थोड़ा झिझके, फिर एक लंबी सांस ली। सर, ये आसान नहीं होगा। उस समय लता आपके पिता की सचिव के रूप में काम करती थी। वो शांत और विनम्र थी, लेकिन अफवाहें थीं कि उसके और बूढ़े साहब के बीच एक विशेष संबंध था। बूढ़े साहब की मृत्यु के बाद उसके बारे में सभी फाइलें अजीब तरह से गायब हो गईं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें छिपा दिया हो। ये बात सुनकर श्री खन्ना की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अगर ये सच है, तो प्रिया और राजू वास्तव में परिवार का खून हो सकते हैं, और जिसने सब कुछ छिपाया, क्या वो उनकी अपनी बहन सुनीता थी? वो जो लंबे समय से समूह में सत्ता पर कब्जा करने की ख्वाहिश रखती थी। श्री खन्ना ने खुद जांच करने का फैसला किया।
शाम को सीधे हवेली जाने के बजाय वो एक जीर्ण शीर्ण मजदूर बस्ती की ओर चले गए, जहां लोगों ने बताया था कि प्रिया की मां रहती थी। संकरी, नम गली, टिमटिमाती सड़क की रोशनी। उन्होंने एक पुरानी लकड़ी के घर का दरवाजा खटखटाया, जहां एक बूढ़ी रेड़ी वाली शांति देवी, प्रिया की मां की सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। शांति देवी ने श्री खन्ना को देखकर आश्चर्यचकित रह गईं, जब उन्होंने उस अजनबी की शानदार उपस्थिति देखी। लेकिन जब उन्होंने लता का नाम सुना तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। हे भगवान, क्या आप अभी भी लता को याद करते हैं? वो बहुत अच्छी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष किया। उसने मुझे बताया था कि उसके बच्चे का पिता एक अमीर आदमी था, लेकिन वो कभी भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने बस एक तावीज रखा था, ये कहते हुए कि ये एकमात्र सबूत है। फिर वो छोटे लड़के को जन्म देते समय मर गई। श्री खन्ना का दिल बैठ गया। शांति देवी की कहानी प्रिया की बातों से पूरी तरह मेल खाती थी। उनके अंदर का संदेह अब डर और दर्द में बदल गया था। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि उनके पिता ने अपने असली पोते पोतियों को सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दिया था, जबकि उनका परिवार अनजाने में या जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज कर रहा था। श्री खन्ना ने भारी आवाज में पूछा, शांति देवी, जब लता की मृत्यु हुई तो क्या हमारे परिवार से कोई आया था? शांति देवी ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। कोई नहीं, मुझे याद है, एक अमीर कपड़े पहने महिला आई थी। उसने कुछ पैसे दिए और कहा कि बच्चों के पिता के बारे में कुछ भी खुलासा ना करें। मुझे लगता है उसका नाम सुनीता था। वो नाम गड़गड़ाहट की तरह गूंजा। श्री खन्ना स्तब्ध बैठे रहे। उनकी हर हड्डी अकड़ गई। ये उनकी अपनी बहन सुनीता थी, जिसने सब कुछ दफन कर दिया था, सच्चाई को छिपाया था और 2 बच्चों को गरीबी में धकेल दिया था। वापस गाड़ी चलाते समय रात का अंधेरा घना था। ऊंची रोशनी की लकीरें ठंडी धारियों की तरह गुजर रही थीं। श्री खन्ना ने अपने दांत भींच लिए। उनका दिल गुस्से से उबल रहा था। उनकी शक्तिशाली बहन की छवि, जो हमेशा व्यापार जगत में मीठी मुस्कान के साथ दिखाई देती थी, अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। जितना अधिक उन्होंने सोचा, उतना ही उन्हें समझ में आया कि जो हो रहा था वो सिर्फ हिमशैल का सिरा था। इसके पीछे निश्चित रूप से अनगिनत काले रहस्य थे। घर पहुंचकर श्री खन्ना अपने दफ्तर में चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखें दीवार पर टंगी अपने पिता की तस्वीर पर थीं। तस्वीर में उनके पिता की आंखें सीधे उन्हें देख रही थीं, जैसे डांट भी रही हों और विनती भी कर रही हों। उन्होंने धीरे धीरे चोक हो चुके आवाज में फुसफुसाया, पिताजी, मुझे सुराग मिल गया है, लेकिन इस सच्चाई के साथ मुझे क्या करना चाहिए? उस रात श्री खन्ना सोए नहीं। वो जानते थे कि शांति देवी के घर में कदम रखते ही उन्होंने खुद को एक खतरनाक रास्ते पर डाल दिया था। एक ऐसा रास्ता जो न केवल परिवार के रहस्यों को उजागर करेगा, बल्कि उन्हें अपने ही खून के धोखे का भी सामना कराएगा। अगली सुबह जब दिन की पहली किरणें खिड़की के शीशे से छनकर आ रही थीं, श्री खन्ना पहले से ही अपने दफ्तर में बैठे थे। उनके सामने पुरानी फाइलों का ढेर था। पूरी रात वो सोए नहीं थे। शांति देवी द्वारा बताई गई हर बात उनके दिमाग में घूम रही थी। सब कुछ एक ही बिंदु की ओर इशारा कर रहा था। लता वही महिला थी जिसका उनके पिता ने गुप्त पत्र में उल्लेख किया था, और प्रिया और राजू के खन्ना परिवार का खून होने की बहुत संभावना थी। श्री खन्ना ने और पुष्टि करने का फैसला किया। वो खन्ना परिवार के पैतृक घर गए, जहां पीढ़ियों से वंशावली और महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे जाते थे। ये एक भव्य पुरानी हवेली थी, जिसकी दीवारों पर काई जमी थी और छत पर लाल टाइलें थीं। जब वो अंदर दाखिल हुए तो कबीले के प्रबंधकों ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया, क्योंकि वो वर्तमान में समूह के अध्यक्ष थे और कबीले में भी एक उच्च पद पर थे। धूप और अगरबत्ती के धुएं से भरे पूजा कक्ष में श्री खन्ना ने पुरानी वंशावली की किताबें खंगाली। उनकी नजर 15 साल से भी पहले लिखे एक पन्ने पर रुक गई, जहां उनके पिता के एक अस्पष्ट रिश्ते का उल्लेख था।
पन्ने के किनारे पर एक धुंधली लिखावट थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे खुरच लिया हो। लेकिन तिरछी रोशनी में वो अभी भी दो शब्द पढ़ सकते थे, लता। श्री खन्ना ने महसूस किया कि उनका दिल तेजी से धड़क रहा है। उनका पूरा शरीर एक रहस्य के बवंडर में खिंच गया था। जितना गहरा वो जाते उतना ही उन्हें डर लगता। और ठीक उसी पल एक ठंडा हाथ उनके कंधे पर रखा गया। वो मुड़े, ये उनकी बहन सुनीता थी। भैया, आज आप यहाँ पैतृक घर में कैसे? उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें एक जांच का भाव था। श्री खन्ना थोड़ा रुके, फिर शांति से जवाब दिया, मैं बस वंशावली देखना चाहता था। कुछ चीजें हैं जो मैं कभी समझ नहीं पाया। सुनीता ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। अतीत की कुछ बातें शांत रहने दी जाएं तो बेहतर है। उन्हें खोदने से परिवार में और उथल पुथल ही मचेगी। इस बात ने श्री खन्ना को और भी यकीन दिला दिया कि वो सच्चाई जानती है। शायद वही है जिसने इसे छिपाया था। लेकिन उन्होंने तुरंत टकराव नहीं किया। वो मुस्कुराए, फाइलें समेटी और चले गए। पीछे अपनी बहन की गणनात्मक आंखें छोड़ गए। वापस जाते समय उनका दिल भारी था। हर जांच एक और रहस्य की परत खोल रही थी। जितना वो आगे बढ़ते उतना ही उन्हें लगता कि वो सिर्फ प्रिया और राजू की जड़ों की तलाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने ही परिवार के भीतर एक बड़ी साजिश का सामना कर रहे हैं। उस रात श्री खन्ना वापस बाजार गए, 2 बच्चों के लिए कुछ कपड़े और खाना लेकर। प्रिया उन्हें देखकर थोड़ा हैरान हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कम सतर्कता थी। जब उसने पैकेट लिया तो उसने सिर झुकाया, धन्यवाद अंकल, लेकिन आप हम भाई बहन के साथ इतने अच्छे क्यों हैं? श्री खन्ना ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और धीरे से कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम एक अच्छा जीवन जीने के लायक हो प्रिया, और क्योंकि शायद मैं तुम दोनों का कुछ कर्जदार हूं। प्रिया उनकी बात पूरी तरह से नहीं समझी, बस अपने होंठ भींचकर पैकेट को कस कर पकड़ लिया। और उनके दिल में एक बढ़ता हुआ अपराध बोध था। उन 2 बच्चों का हर भोला भाला इशारा, हर शब्द उनके दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। उन्हें उस क्रूर सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा था कि खन्ना परिवार ने अपने ही खून को छोड़ दिया था। जाने से पहले श्री खन्ना ने राजू की चमकदार, उम्मीद भरी आंखों को देखा। वो छोटा लड़का था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कह रही हों, अंकल, आप हमें बचाएंगे, है ना? उस पल श्री खन्ना ने स्पष्ट रूप से एक अदृश्य धागा महसूस किया, जिसने उन्हें उन 2 बच्चों के भाग्य से कसकर बांध दिया था। जब कार चली, श्री खन्ना ने अपना सिर पीछे कुर्सी पर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके दिमाग में केवल एक ही शब्द गूंज रहा था, सच्चाई। वो जानते थे कि उनकी जांच अभी शुरू हुई है और आगे उनके अपने परिवार के साथ एक कठिन लड़ाई होगी, जहां लालच और विश्वासघात बहुत पहले से ही गहरी जड़ें जमा चुके थे। खन्ना परिवार की हवेली आज रात रोशनी से जगमगा रही थी। सुनीता के जन्मदिन की पार्टी भव्य रूप से आयोजित की गई थी। मेहमान सभी उच्च वर्ग के थे। शानदार पोशाकें पहने हुए हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन इस शानदार माहौल के बीच श्री खन्ना को अपने दिल में कोई शांति नहीं मिली। वो मुख्य मेज पर बैठे थे, वाइन का गिलास उठाए हुए, लेकिन उनका मुंह कड़वा था। वो जानते थे कि उनके सामने उनकी बहन सुनीता एक चमकदार लाल पोशाक में थी। उसका चेहरा सावधानी से मेकअप किया हुआ था। उसके होठों पर हमेशा एक शक्तिशाली मुस्कान थी, लेकिन वो जानते थे कि उस चमक दमक के पीछे एक गणनात्मक दिल था। जब मेहमान संगीत में खो गए, श्री खन्ना ने एक मौका देखकर सुनीता को चुपचाप बालकनी में खींच लिया। बाहर रात की ठंडी हवा चल रही थी, जो हॉल की घुटन से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा, सुनीता, मैं तुमसे सीधे पूछना चाहता हूं, क्या सालों पहले तुमने ही लता से जुड़े सारे कागजात छिपाए थे? सुनीता रुक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन उसने तुरंत एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, भैया,
बहुत समय बाद आपने उस नाम का जिक्र किया है। लता बस एक मामूली औरत थी, वो खन्ना परिवार के वंश वृक्ष में लिखे जाने के लायक कैसे हो सकती है? लेकिन पिताजी ने कहा था। श्री खन्ना ने चोक हो चुके आवाज में बीच में ही टोक दिया कि एक बच्चा है जो असली खून है और उसे बचाने की जरूरत है। सुनीता ने सीधे उनकी आंखों में देखा। उसके लाल लिपस्टिक वाले होंठ एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। और आप उन बातों पर विश्वास करते हैं? पिताजी बूढ़े हो गए थे, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई थी। उन्होंने जो लिखा था, कौन जानता है कि वो सच था या भ्रम? क्या आप एक सड़क के बच्चे को इस परिवार की हजारों करोड़ की संपत्ति में हिस्सा लेने देंगे? ये शब्द श्री खन्ना के चेहरे पर एक तमाचे की तरह लगे। उन्होंने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि वे कांपने लगीं। जितना अधिक उन्होंने सुना, उतना ही उन्हें यकीन हो गया कि सुनीता ही वो थी जिसने चुपचाप सच्चाई को दफन कर दिया था, सिर्फ अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए। सुनीता, क्या तुम जानती हो कि वे 2 बच्चे कितनी मुश्किल में जी रहे हैं? उन्हें बाजार में सोना पड़ता है, बासी खाना खाना पड़ता है, जिंदा रहने के लिए एक एक कैन बीनना पड़ता है, जबकि हम यहाँ शानदार भोजन कर रहे हैं, डिजाइनर कपड़े पहन रहे हैं। भैया, क्या तुम्हें कभी पछतावा होता है? सुनीता एक कड़वी मुस्कान के साथ हंसी। पछतावा? भैया, व्यापार की दुनिया में ताकतवर ही जीवित रहता है, कमजोर पीछे छूट जाता है। यही नियम है। वे 2 बच्चे हमारी दुनिया के नहीं हैं। बेहतर होगा कि आप उद्धारकर्ता बनने का सपना ना देखें। श्री खन्ना स्तब्ध थे। उनके सामने वो छोटी बहन नहीं थी जो बचपन में उनके पीछे पीछे घूमती थी, बल्कि एक महत्वाकांक्षी महिला थी जो अपनी शक्ति की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। बालकनी पर माहौल भारी हो गया। केवल पत्तों के बीच से सीटी बजाती हवा की आवाज थी। श्री खन्ना ने अपनी बहन को घूरते हुए दृढ़ आंखों से कहा, तुम जो भी कहो, मैं अंत तक जाऊंगा, मैं सच्चाई ढूंढूंगा और मैं उन बच्चों की रक्षा करूंगा। सुनीता थोड़ा लड़खड़ाई, लेकिन फिर अपनी शांति वापस पा ली। उसकी आवाज तीखी थी। तो फिर तैयार हो जाओ। एक बार जब तुम इस मामले में पढ़ोगे तो तुम सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं होगे, बल्कि मेरे पीछे खड़े परिवार के उन लोगों के भी खिलाफ होगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम काफी मजबूत हो भैया? ये बात एक युद्ध की घोषणा की तरह थी। श्री खन्ना चुप रहे, लेकिन उनके दिल में एक फैसला हो चुका था। भले ही आगे का रास्ता तूफानी हो, वो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। उस रात जब वो अपने कमरे में लौटे, श्री खन्ना एक बड़े शीशे के सामने बहुत देर तक खड़े रहे। एक महंगे सूट में एक शक्तिशाली आदमी, जिसके बालों में सफेदी आ गई थी, अचानक खुद को अजनबी महसूस करने लगा। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन एक अलग मोड़ पर आ गया है, जहां सच्चाई, न्याय और प्रेम का सीधा टकराव लालच, झूठ और धोखे से होगा। और पहला व्यक्ति जिसका उन्हें सामना करना पड़ेगा, वो उनकी अपनी सगी बहन थी। उस रात पार्टी से निकलने के बाद श्री खन्ना एक बेचैन मन के साथ अपनी निजी हवेली लौटे। शहर की नियन रोशनी कार की खिड़की से गुजर रही थी। उनके चेहरे पर टिमटिमाती रोशनी की लकीरें डाल रही थी, ठीक उनके दिल की बेचैनी की तरह। वो जानते थे कि जिस क्षण सुनीता ने चुनौती दी थी, उन्होंने आधिकारिक तौर पर एक मूक लेकिन भयंकर युद्ध में प्रवेश कर लिया था, जहां दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उनका अपना खून था। जैसे ही वो अपने दफ्तर में दाखिल हुए, उन्होंने शर्मा जी को इंतजार करते देखा। मेज पर एक मोटी पुरानी फाइल रखी थी। शर्मा जी ने धीरे से सिर हिलाया। सर, मुझे संग्रह में कुछ और दस्तावेज मिले हैं जिन्हें सुनीता मैडम ने सील करवा दिया था। उन्हें बाहर निकालना आसान नहीं था। श्री खन्ना बैठ गए। पन्नों को पलटते हुए उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। बैंक के कुछ स्टेटमेंट थे जो दिखाते थे कि उनके पिता ने एक अलग खाता खोला था, जिसमें वो नियमित रूप से लता नाम की एक महिला को एक निश्चित राशि भेजते थे। वो पैसा उनके पिता की मृत्यु के तुरंत बाद गायब हो गया था। इसके साथ ही एक अधूरा पत्र था, जिसमें उनके पिता ने लिखा था, लता, विश्वास बनाए रखना, मैं तुम्हें और बच्चे को नुकसान नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। याद रखना कि खन्ना शब्द वाला तावीज ही प्रमाण है।
उस परिचित लिखावट को छूते ही श्री खन्ना के हाथ कांप उठे। हर अक्षर उनके दिल में सीधे चुभ रहा था, सच्चाई को उजागर कर रहा था। उनके पिता ने उस बच्चे को अपना खून माना था और तावीज अंतिम सबूत था। शर्मा जी ने धीमी गहरी आवाज में कहा, मुझे लगता है सुनीता मैडम इस बारे में सब कुछ जानती हैं। उन्होंने ही सालों पहले उस तावीज को खोजने के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन वो नहीं मिला। अगर आप अब इसे सार्वजनिक करते हैं तो वो निश्चित रूप से इसका मुकाबला करने का कोई तरीका खोजेंगी। श्री खन्ना ने फाइल जोर से बंद कर दी। उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प चमक रहा था। उन्होंने जैसे खुद से फुसफुसाया, अगर पिताजी उस बच्चे की रक्षा करना चाहते थे तो मैं बड़े बेटे के रूप में मुंह नहीं मोड़ सकता। अगले दिन श्री खन्ना ने प्रिया और राजू से मिलने के लिए बाजार वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो कल का कोना खाली था। आसपास के दुकानदारों से पूछने पर उन्हें ये सुनकर झटका लगा कि कुछ अजीब दिखने वाले लोग आए थे और उस लड़की और उसके भाई को धमकाकर भगा दिया था, ये कहते हुए कि वे यहां फिर कभी दिखाई न दें। श्री खन्ना को तुरंत महसूस हुआ कि उनके पीछे एक ताकत चुपचाप काम कर रही है। उन्होंने तुरंत अपने लोगों को हर जगह तलाशा और अंत में प्रिया और उसके भाई को एक छोटी सी गली में पाया, जहां वे एक पुराने गत्ते के डिब्बे के पास सिकुड़े बैठे थे। उनकी आंखें डर से लाल थीं। जैसे ही उसने उन्हें देखा, राजू फूट फूट कर रोने लगा। एक सहारे की तलाश में उनके पैरों से लिपट गया। प्रिया ने अपनी आंखें उठाकर उन्हें देखा। उसकी आवाज कांपती हुई लेकिन दृढ़ थी। अंकल, अगर आप मुसीबत से डरते हैं तो हमारी चिंता मत कीजिए। मैं नहीं चाहती कि कोई हमारी वजह से परेशान हो। श्री खन्ना घुटनों के बल बैठ गए, उसकी आंसू भरी आंखों में सीधे देखते हुए। उनकी आवाज गर्म लेकिन दृढ़ थी। नहीं प्रिया, नहीं, लेकिन अब से मैं किसी को, तुम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उस पल प्रिया की आंखें पहली बार चमक उठीं, जैसे अंधेरे में एक टिमटिमाती रोशनी, और श्री खन्ना के दिल में एक अजीब सी ताकत उमड़ पड़ी, प्रेम की, जिम्मेदारी की और उन सालों के अपराध बोध की जब उनके परिवार ने अपने ही खून को छोड़ दिया था। उस रात घर लौटकर श्री खन्ना अपने पिता की वेदी के नीचे चुपचाप बैठे। उन्होंने एक अगरबत्ती जलाई, धुएं के छल्लों को देखते हुए फुसफुसाया, पिताजी, मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। वे 2 बच्चे आपके पोते पोती हैं। मैं इस सच्चाई को सामने लाऊंगा, भले ही मुझे पूरे परिवार का सामना करना पड़े। शांत कमरे में केवल रात की हवा की सरसराहट खिड़की से आ रही थी, जैसे श्री खन्ना की पवित्र शपथ की गवाह हो। उन्हें पता नहीं था कि उसी रात हवेली के एक और अंधेरे कोने में सुनीता ने चुपचाप ये खबर सुन ली थी कि उन्होंने उन 2 बच्चों की सुरक्षा के लिए लोगों को भेजा है। उसके होंठ एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। उसकी आंखों में एक घातक चमक थी। भैया, अगर तुमने वो रास्ता चुना है तो मुझे पहले कदम उठाने के लिए दोष मत देना। उस सुबह खन्ना परिवार की हवेली धूप से चमक रही थी, लेकिन माहौल असामान्य रूप से भारी था। श्री खन्ना ने एक गहरे भूरे रंग का सूट पहना था। उनका चेहरा गंभीर था। उनके बगल में प्रिया और राजू चुपचाप चल रहे थे। उनके छोटे हाथ एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। उन्होंने अभी भी वही साधारण कपड़े पहने थे जो उन्होंने हाल ही में उनके लिए खरीदे थे, लेकिन उनकी झिझक में कुछ और भी था, एक शांत गर्व। जब तीनों बड़े हॉल में पहुंचे तो परिवार की दर्जनों आंखें उन पर टिक गईं। परिचित चेहरे, सुनीता, चचेरे भाई बहन, वे लोग जो लंबे समय से अमीर विशेषाधिकारों का आनंद ले रहे थे, एक साथ फुसफुसाने लगे, हे भगवान, भैया किसको ले आए हैं? भिखारी बच्चे भी खन्ना हवेली में घुस रहे हैं। देखो कितने गंदे हैं। तीखी फुसफुसाहटें चाकुओं की तरह चुभ रही थीं। प्रिया ने सिर झुका लिया, उसके छोटे कंधे कांप रहे थे, लेकिन उसने फिर भी अपने भाई का हाथ कसकर पकड़ रखा था। राजू अपनी बहन के करीब दुबक गया। उसकी आंखें डरी हुई थीं, लेकिन एक भी आंसू नहीं गिरा।
श्री खन्ना हॉल के बीच में मजबूती से खड़े थे। उनकी आवाज गूंज रही थी। आज मैं आप सभी से मिलवाना चाहता हूं। ये प्रिया और राजू हैं और मुझे विश्वास है कि वे खन्ना परिवार का खून हैं। माहौल फट पड़ा। फुसफुसाहटें जोरदार विरोध में बदल गईं। एक रिश्तेदार ने मेज पर जोर से हाथ मारा। भैया, क्या आप पागल हो गए हैं? आप इन 2 सड़क के बच्चों को खन्ना परिवार का खून कहने की हिम्मत कर रहे हैं? क्या आप परिवार का अपमान करना चाहते हैं? सुनीता पीछे से निकली। उसकी ऊंची एड़ी के जूते संगमरमर के फर्श पर टक टक कर रहे थे। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी मुस्कान व्यंग्यात्मक थी। भैया, क्या आप जानते हैं कि आपने अभी क्या कहा है? ये परिवार सम्मान और शक्ति का प्रतीक है। हम कुछ फटेहाल बच्चों को इसे बर्बाद नहीं करने दे सकते। श्री खन्ना उसकी ओर मुड़े। उनकी आंखें आग उगल रही थीं। सम्मान, शक्ति, क्या तुमने कभी न्याय के बारे में सोचा है? पिताजी ने लिखा था। उन्होंने कहा था कि असली खून की रक्षा करनी चाहिए, और ये रहा सबूत। ये कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से लकड़ी का तावीज निकाला और उसे सबके सामने ऊंचा उठाया। रोशनी उस पर पड़ी। खन्ना शब्द स्पष्ट रूप से खुदा हुआ था। पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। प्रिया झिझकते हुए एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज चोक हो चुकी थी। ये वो चीज है जो मेरी मां ने मरने से पहले मुझे दी थी। उन्होंने कहा था कि एक दिन कोई हम पर विश्वास करेगा और हमारी मदद करेगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द भारी पत्थरों की तरह गिर रहा था। हॉल में कई लोग अचानक चुप हो गए। उनकी आंखें झिझक रही थीं, क्योंकि हर किसी ने श्री खन्ना के खोए हुए पत्र के बारे में अस्पष्ट रूप से सुना था। सुनीता ने चुप्पी तोड़ते हुए एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, एक पुराना घिसा पिटा तावीज क्या साबित कर सकता है? क्या आप इन 2 नीच बच्चों को परिवार की हजारों करोड़ की संपत्ति में हिस्सा देने जा रहे हैं? उसकी बात ने आग में घी का काम किया। कुछ रिश्तेदारों ने चिल्लाकर समर्थन किया। अस्वीकार्य, ये एक अपमान है, उन्हें बाहर निकालो। इस अफरा तफरी के बीच राजू की छोटी सी आवाज अचानक साफ सुथरी और दिल को छू लेने वाली गूंजी। मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे बस एक घर चाहिए। मैं बस किसी को अपना कहना चाहता हूं। पूरा हॉल चुप हो गया। पहले की चीखें गले में ही अटक गईं। उन भोली आंखों, उस मासूम आवाज ने झूठे गर्व की दीवार को भेद दिया था। कुछ आंखें नीचे झुक गईं, बचकर, लेकिन सुनीता का चेहरा अभी भी पत्थर की तरह ठंडा था। उसके होंठ कसकर भींचे हुए थे। उसकी आंखों में आग थी। श्री खन्ना ने मौके का फायदा उठाया। उनकी आवाज घंटी की तरह गूंज रही थी। क्या आप सबने सुना? ये बच्चे संपत्ति नहीं मांग रहे हैं, वे बस स्वीकार किए जाना चाहते हैं। और हम, जिन्हें अमीर और शक्तिशाली कहा जाता है, अपने ही खून से मुंह मोड़ रहे हैं। आज से मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हॉल में माहौल भारी हो गया। ये शब्द एक हथौड़े की तरह थे, जो खन्ना परिवार में एक आगामी तूफान का संकेत दे रहे थे। बड़े हॉल में माहौल इतना घना हो गया था कि हर धड़कन साफ सुनाई दे सकती थी। श्री खन्ना के शब्द खत्म होते ही पूरा हॉल हिल गया। कुछ बड़े रिश्तेदारों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में भ्रम था, लेकिन बहुमत अभी भी शोर शराबे से विरोध कर रहा था, क्योंकि ये सच्चाई सीधे तौर पर उनके हितों और परिवार की विशाल संपत्ति को प्रभावित कर रही थी। सुनीता सामने आई। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी आवाज तीखी थी। भैया, क्या आप सच में खन्ना परिवार को दुनिया के लिए एक मजाक बनाना चाहते हैं? 1000 करोड़ का समूह, एक प्रतिष्ठित परिवार, और अब 2 सड़क के बच्चे अंदर आ रहे हैं। अगर हम आपकी बात पर विश्वास करते हैं तो ये दुनिया को हम पर रौंदने के लिए दरवाजा खोलने जैसा है। श्री खन्ना ने सीधे अपनी बहन को देखा। उनकी आंखें दृढ़ थीं। मैंने परिवार को मजाक नहीं बनाया है। हमने ये बहुत पहले ही कर दिया था, जब हमने अपने ही खून से मुंह मोड़ लिया था। पूरा हॉल फुसफुसाने लगा। एक बूढ़े चाचा ने अपनी छड़ी के सहारे खड़े होकर कांपती आवाज में कहा, सालों पहले तुम्हारे पिता ने सच में एक खोए हुए बच्चे के बारे में बात की थी, लेकिन उस समय सुनीता ने कहा कि ये सिर्फ एक अफवाह है। मुझे भी संदेह था।
लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया। आज इन दो बच्चों को देखकर बहुत कुछ मेल खाता है। मैं सोचे बिना नहीं रह सकता। इस बात ने परिवार के कई युवा सदस्यों को फुसफुसाने और झिझकने पर मजबूर कर दिया। सुनीता ने चाचा की ओर एक चाकू जैसी तेज नजर डाली, फिर पूरे हॉल की ओर मुड़ी। उसकी आवाज और तीखी हो गई। सब सुनो, भैया को तुम्हें गुमराह मत करने दो। ये सिर्फ संपत्ति को बांटने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी है। इन दो बच्चों के पास कोई कागजात नहीं है, कोई सबूत नहीं है, बस एक पुराना घिसा पिटा तावीज है। क्या आप इस तरह के कचरे पर विश्वास करने जा रहे हैं? प्रिया, जो अब तक अपने भाई को कसकर पकड़े हुए थी, ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन चलक रही थीं। उसकी आवाज कांपती हुई लेकिन दृढ़ थी। मेरी मां राजू को जन्म देते समय मर गईं। जाने से पहले उन्होंने मुझे ये तावीज दिया, ये कहते हुए कि ये एकमात्र सबूत है। पिताजी, मुझे अमीरों की संपत्ति नहीं चाहिए। मैं बस ये जानना चाहती हूं कि क्या हमारे सच में कोई रिश्तेदार हैं? वो साफ आवाज एक चाकू की तरह थी जिसने सारे शोर को काट दिया। कई लोग अचानक चुप हो गए। उस पल में सबसे लालची लोगों को भी और जहरीले शब्द बोलना मुश्किल लगा। लेकिन सुनीता नहीं रुकी। वो सीधे दो बच्चों के सामने गई, झुकी। उसकी आवाज मीठी लेकिन जहरीली थी। अगर तुम सच में खन्ना परिवार का खून हो, तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें पहले क्यों नहीं स्वीकार किया? इसे एक अपराध की तरह क्यों छिपाया? क्या तुम्हें लगता है कि कुछ बचकानी बातों से तुम हमें हिला सकते हो? प्रिया पीछे हटी, राजू को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर चमक रहा था। श्री खन्ना तुरंत आगे आए, दो बच्चों के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। सुनीता, उनकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। बस बहुत हुआ सुनीता। जितना तुम इनकार करने की कोशिश करोगी, उतना ही ये स्पष्ट होगा कि तुम सच्चाई छिपाना चाहती हो। पिताजी ने सबूत छोड़ा था और मैंने उसे ढूंढ लिया है। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो हम सब कुछ अदालत में ले जाएंगे। पूरा हॉल हिल गया। अदालत शब्द एक बम की तरह फटा। इतने सालों से खन्ना परिवार ने उच्च समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी थी। कभी कोई आंतरिक विवाद बाहर नहीं आया था, लेकिन अब श्री खन्ना ने खुद घोषणा की थी कि वो सच्चाई को कानून के सामने लाएंगे, जिसका मतलब था कि सब कुछ दुनिया के सामने उजागर करना। कुछ रिश्तेदार घबरा गए और तुरंत बोले, ये बात बाहर नहीं जा सकती। हमें इसे परिवार के भीतर ही सुलझाना चाहिए। अगर ये अदालत में गया तो खन्ना परिवार का सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। श्री खन्ना ने पूरे हॉल में देखा। उनकी आंखें दृढ़ थीं, उनकी आवाज मजबूत थी। सम्मान सच्चाई को छिपाने में नहीं है, बल्कि उसका सामना करने की हिम्मत में है। अगर पिताजी जीवित होते तो वो भी वही चुनते जो मैंने चुना है। प्रिया ने इस समय श्री खन्ना की आस्तीन खींची। उसकी आवाज धीमी थी। अंकल, क्या आप निश्चित हैं? वे हमसे बहुत नफरत करते हैं। मुझे डर लग रहा है। श्री खन्ना झुके, अपना गर्म हाथ उस बच्ची के कंधे पर रखा और धीरे से सिर हिलाया। डरो मत बेटा, सच्चाई हमारी रक्षा करेगी और मैं तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। श्री खन्ना की आंखों में एक दृढ़ आग जल रही थी। एक लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी। एक लड़ाई जो सिर्फ संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि न्याय, सच्चाई और दो निर्दोष बच्चों के लिए थी। बड़े हॉल में टकराव के कुछ ही दिनों बाद खन्ना परिवार में विरासत विवाद की खबर बाहर लीक हो गई, जिससे पूरे व्यापार जगत में हलचल मच गई। मीडिया ने एक साथ रिपोर्ट किया, खन्ना समूह के मालिक अर्जुन खन्ना आंतरिक कानूनी लड़ाई का सामना कर रहे हैं। जितना अधिक श्री खन्ना पढ़ते, उतना ही उन्हें अपने कंधों पर दबाव महसूस होता। लेकिन उनका दिल अभी भी चट्टान की तरह मजबूत था। वो जानते थे कि अब समय आ गया है कि सच्चाई को सामने लाया जाए। सुनवाई शहर की अदालत में हुई, जहां आमतौर पर केवल बड़े वाणिज्यिक मामले देखे जाते थे। अब अचानक जनता का ध्यान आकर्षित कर रही थी, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े समूहों में से एक से संबंधित थी। अदालत के गेट के बाहर पत्रकार भीड़ लगाए हुए थे। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी और उत्सुक लोग दोनों तरफ खड़े होकर फुसफुसा रहे थे।
सोचा नहीं था कि इतने अमीर और प्रतिष्ठित परिवार में भी ऐसा होता है। सुना है 2 सड़क के बच्चे सच में उनके पोते पोती हैं। ये सच है या मनगढ़ंत? अंदर कोर्ट रूम में माहौल एक तनी हुई डोरी की तरह था। श्री खन्ना वादी की सीट पर बैठे थे। उनके पीछे प्रिया और राजू थे। लड़की अपने भाई को पकड़े बैठी थी। उसकी बड़ी गोल आंखें थीं, लेकिन उनमें एक दुर्लभ दृढ़ता चमक रही थी। राजू ने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ रखा था। चारों ओर घबराहट से देख रहा था, लेकिन शांत रहने की कोशिश कर रहा था। सामने सुनीता और उसके समर्थक रिश्तेदार एक पंक्ति में बैठे थे। शानदार कपड़े पहने हुए उनके चेहरे तने हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में अहंकार था। उनके सामने वकीलों की एक मजबूत टीम थी, जो स्पष्ट रूप से अंत तक लड़ने के लिए अच्छी तरह से तैयार थी। जब न्यायाधीश ने हथौड़ा मारकर सुनवाई शुरू की, तो कमरा तुरंत सन्नाटे में डूब गया। श्री खन्ना खड़े हुए। उनकी आवाज गहरी लेकिन शक्तिशाली थी। योर ऑनर, मेरे पास ये मानने का कारण है कि प्रिया और राजू खन्ना परिवार का खून है। मेरे पिता श्री रमेश खन्ना ने सबूत छोड़ा था, जिसमें एक पत्र और खन्ना शब्द खुदा हुआ एक तावीज शामिल था। लेकिन परिवार में कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा के कारण ये सब छिपा दिया गया था। सुनीता की तरफ के वकील तुरंत खड़े होकर विरोध करने लगे। योर ऑनर, ये सिर्फ निराधार अटकलें हैं। इन 2 बच्चों के पास कोई कानूनी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। कोई भी दस्तावेज नहीं है जो उनके खून के रिश्ते को साबित करता हो। तथाकथित तावीज सिर्फ एक सस्ता आभूषण है, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है। कमरे में फुसफुसाहटें उठने लगीं। प्रिया ने अपना हाथ कसकर भींच लिया, फिर अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें आंसू भरी थीं, लेकिन उसकी आवाज साफ थी। मेरी मां ने मरने से पहले मुझे ये तावीज दिया था। उन्होंने कहा था कि ये एकमात्र सबूत है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर एक दिन कोई सुनने को तैयार हो तो उसे ये दे देना। मुझे विश्वास है कि आज वही दिन है। पूरा कोर्ट रूम शांत हो गया। न्यायाधीश ने ध्यान से उस लकड़ी के तावीज को देखा जो प्रस्तुत किया गया था। उनका चेहरा गंभीर था। इसके तुरंत बाद शर्मा जी, परिवार के लंबे समय के सहायक, को गवाह के रूप में बुलाया गया। उन्होंने धीरे धीरे बताया, मैंने अपनी आंखों से स्वर्गीय रमेश खन्ना को एक पत्र लिखते देखा था, जिसमें खन्ना खून के एक बच्चे की रक्षा करने की आवश्यकता का उल्लेख था। मैंने उनके आदेश पर लता को मासिक गुजारा भत्ता भी भेजा था। उनकी मृत्यु के बाद सब कुछ रुक गया और संबंधित फाइलें बाद में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गईं। ये गवाही कोर्ट रूम के बीच में एक बम की तरह फटी। कई रिश्तेदारों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पीले पड़ गए। सुनीता ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन मेज पर रखे उसके हाथ धीरे धीरे कांप रहे थे। उसके वकील ने तुरंत चिल्लाकर कहा, यह सिर्फ एक तरफा बयान है। गवाह को खरीदा जा सकता है। कागजात के बिना सब कुछ व्यर्थ हैं। श्री खन्ना खड़े हो गए। उनकी आवाज गूंज रही थी, अगर ऐसा है तो मैं डीएनए परीक्षण की मांग करता हूं। परिणाम सब कुछ साबित कर देगा। कोई इनकार नहीं कर पाएगा। पूरा कोर्ट रूम फुसफुसाहटों से गूंज उठा। न्यायाधीश ने व्यवस्था बहाल करने के लिए बार बार हथौड़ा मारा। अंत में उन्होंने घोषणा की, अदालत इस अनुरोध से सहमत है। खून के रिश्ते को स्पष्ट करने के लिए डीएनए परीक्षण किया जाएगा। उस पल प्रिया ने अपने भाई को कसकर गले लगा लिया। आंसू बह निकले। श्री खन्ना बैठ गए। अपना हाथ 2 बच्चों के कंधों पर रखा। उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प चमक रहा था। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इतने लंबे समय के सभी झूठों को उजागर करने की कुंजी। दूसरी तरफ सुनीता ने अपने होंठ कसकर काट लिए। उसकी आंखों में आग थी। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, अगर डीएनए परिणाम सार्वजनिक हो गए तो सब कुछ ढह जाएगा। ऐसा नहीं होने दे सकते। कोर्ट रूम में माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। डीएनए परीक्षण कराने के न्यायाधीश के फैसले ने दोनों पक्षों को एक कोने में धकेल दिया था। श्री खन्ना का पक्ष आशा से भरा था, जबकि सुनीता का पक्ष गुस्से से उबल रहा था।
जैसे ही न्यायाधीश ने अवकाश की घोषणा की, सुनीता तुरंत खड़ी हो गई और बेंच की ओर भागी। उसकी आवाज तीखी थी, योर ऑनर, मैं विरोध करती हूं। ये हमारे परिवार का अपमान है। मेरे भैया भावनाओं और कुछ व्यर्थ सबूतों का उपयोग करके सभी को धोखा दे रहे हैं। उसके वकील ने भी जल्दी से साथ दिया, कई तर्क पेश किए। पहला, गवाह शर्मा जी श्री खन्ना के परिवार के लिए काम करते थे, इसलिए उनके प्रभावित होने की बहुत अधिक संभावना है। दूसरा, प्रस्तुत किए गए सभी कागजात बहुत पुराने हैं और आसानी से जाली हो सकते हैं। तीसरा, इन दो बच्चों के पास कोई कानूनी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है जिसमें पिता का नाम हो, पूरी तरह से निराधार। चौथा, फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं। कुछ रिश्तेदारों ने उन तर्कों पर सिर हिलाया, जैसे वे किसी सहारे से चिपके हों। सुनीता की आंखों में एक विजयी चमक थी, जैसे उसने अभी अभी लड़ाई में अपनी स्थिति वापस पा ली हो। श्री खन्ना ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन गुस्सा होने के बजाय वो खड़े हो गए। उनकी आवाज शांत लेकिन गूंज रही थी। अगर मैं मनगढ़ंत कहानी बना रहा होता तो मैं यहां जनता के सामने, मीडिया के सामने डीएनए परीक्षण का प्रस्ताव देने की हिम्मत नहीं करता। मैं चुनौती देता हूं कि कोई खून को जाली बनाने की हिम्मत करे। पूरा कोर्ट रूम हिल गया। ये तर्क इतना ठोस था कि सुनीता का पक्ष चुप हो गया, लेकिन वो अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसकी तीखी आंखें सीधे दो बच्चों पर थीं। उसकी आवाज कड़वी थी, क्या तुम जानते हो, भले ही डीएनए पुष्टि कर दे, तुम सिर्फ नाजायज बच्चे होगे। क्या कानून ऐसे बच्चों को आधिकारिक संपत्ति विरासत में लेने की अनुमति देता है? प्रिया कांप उठी, अपने भाई को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने फिर भी हर शब्द को ऐसे बोला जैसे वो अपने दिल की गहराइयों से चिल्ला रही हो, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। मैं बस चाहती हूं कि मेरे रिश्तेदार मुझे और मेरे भाई को स्वीकार करें। ये बात सुनकर पूरा कोर्ट रूम शांत हो गया। पत्रकारों ने तुरंत इसे नोट कर लिया। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। दर्शकों में कई लोगों की आंखें नम हो गईं। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने लंबी सांस ली। श्री खन्ना ने दो बच्चों को देखा। उनकी आंखों में दर्द और गर्व का मिश्रण था। वो न्यायाधीश की ओर मुड़े। उनकी आवाज जोरदार थी, योर ऑनर, मैं संपत्ति के लिए मुकदमा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सच्चाई स्थापित करना चाहता हूं। उन दो बच्चों को न्याय दिलाना चाहता हूं, जिन्हें बहुत लंबे समय से छोड़ दिया गया है। अगर अदालत फैसला करती है कि उन्हें विरासत का कोई अधिकार नहीं है, तो मैं भी इसे स्वीकार करूंगा, लेकिन कम से कम सच्चाई को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि उन्हें खन्ना परिवार का खून माना जाए। पीछे की सीटों से अचानक तालियों की गड़गड़ाहट हुई। फिर कुछ और लोग, जब तक कि बाहर खड़े लोगों का एक समूह भी जयकार नहीं करने लगा। कोर्ट रूम में माहौल पूरी तरह से बदल गया। श्री खन्ना के पक्ष में झुक गया। सुनीता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने दांत भींच लिए। उसके हाथ कुर्सी के हत्थे पर इतने कसकर जमे थे कि उसके नाखून टूटकर खून बहने लगा। उसके दिमाग में एक नफरत उमड़ रही थी। भैया, तुमने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि न्याय को भी शक्ति और पैसे से कैसे मोड़ा जा सकता है। सुनवाई अस्थायी रूप से डीएनए परिणामों की प्रतीक्षा में समाप्त हो गई, लेकिन माहौल अभी भी एक ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। अदालत से निकलते समय पत्रकारों की भीड़ ने श्री खन्ना और दो बच्चों को घेर लिया। सवालों की बौछार कर दी। श्री खन्ना, क्या आपको विश्वास है कि डीएनए परिणाम आपके पक्ष में होंगे? अगर अदालत दो बच्चों को मान्यता देती है तो आप आगे क्या करेंगे? श्री खन्ना रुके, सीधे कैमरे में देखा। उनकी आवाज दृढ़ थी, मुझे सच्चाई पर विश्वास है और मुझे कर्म पर विश्वास है। सच्चाई को 1 या 5 साल तक छिपाया जा सकता है, लेकिन अंत में ये सामने आ ही जाएगी। प्रिया उनके बगल में खड़ी थी। उसकी आंखें अभी भी नम थीं, लेकिन उनमें उम्मीद की एक किरण थी। राजू ने अपनी बहन का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, दीदी, क्या हमें एक घर मिलेगा? प्रिया ने अपने भाई को कसकर गले लगा लिया और धीरे से सिर हिलाया, और उस पल में सभी गवाहों का दिल भर आया।
डीएनए परिणाम के दिन अदालत खचाखच भरी हुई थी। न केवल पत्रकार, व्यापार जगत के लोग, बल्कि आम लोग भी बड़ी संख्या में आए थे। वे अपनी आंखों से सच्चाई को उजागर होते देखना चाहते थे। कोर्ट रूम के अंदर माहौल घना था। हर कोई तनाव में इंतजार कर रहा था। प्रिया ने राजू को कसकर पकड़ रखा था। उसकी काली आंखों में झिझक, उम्मीद और डर का मिश्रण था। श्री खन्ना ठीक बगल में बैठे थे। उनका मजबूत हाथ उस बच्ची के कंधे पर था, उसे आत्मविश्वास दे रहा था। इसके विपरीत दूसरी पंक्ति में सुनीता ने एक शांत चेहरा बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसके कसकर भींचे हुए होंठ और उसकी आंखों में चिंता की चमक थी। न्यायाधीश अंदर आए। हाथ में एक सीलबंद फाइल थी। पूरा हॉल तुरंत चुप हो गया। उन्होंने फाइल खोली। उनकी आवाज जोरदार थी। राष्ट्रीय फोरेंसिक केंद्र में डीएनए परीक्षण करने के बाद परिणाम पुष्टि करते हैं कि प्रिया और राजू का श्री रमेश खन्ना, जो श्री अर्जुन खन्ना और श्रीमती सुनीता के पिता हैं, के साथ सीधा खून का रिश्ता है। पूरा हॉल जैसे फट पड़ा। हे भगवान, ये सच नहीं हो सकता। क्या ये सच है कि आवाजें हर जगह गूंज रही थीं। कैमरे और वीडियो रिकॉर्डर एक साथ चमकने लगे। पीछे कई आम लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। आंसू उसके दुबले पतले चेहरे पर बह रहे थे। उसने अपने भाई को कसकर गले लगा लिया। चोक हो चुके फुसफुसाया, देखा राजू, मैंने कहा था ना। हमें छोड़ा नहीं गया है, हमारे सच में रिश्तेदार हैं। राजू भी फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने धीरे धीरे कहा, अंकल, तो क्या हमारे सच में दादाजी हैं? एक परिवार है। श्री खन्ना ने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में ले लिया। उनकी आवाज चोक हो चुकी थी। हाँ बच्चों, तुम मेरे पिता के असली पोते पोती हो, खन्ना परिवार का असली खून। कोई भी अब इससे इनकार नहीं कर सकता। इस बीच सुनीता का चेहरा खून की एक बूंद के बिना पीला पड़ गया था। वो खड़ी हो गई और चिल्लाई, नहीं, ये एक साजिश है। डीएनए जाली हो सकता है। मैं इसे स्वीकार नहीं करती। लेकिन उसकी आवाज न्यायाधीश के हथौड़े की आवाज में दब गई। व्यवस्था बनाए रखें। अदालत ने आधिकारिक जांच परिणाम की घोषणा की है, जिसमें कानूनी मुहर है। अगर श्रीमती सुनीता अभी भी बाधा डालती हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये घोषणा एक चाकू की तरह थी, जिसने सुनीता की अंतिम उम्मीदों को काट दिया। वो लड़खड़ाकर पीछे हटी। उसकी आंखों में नफरत की आग थी। जिन रिश्तेदारों ने पहले उसका साथ दिया था, वे अब सिर झुकाए हुए थे। एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कुछ तो चुपके से कोर्ट रूम से बाहर निकल गए ताकि वे इसमें ना फंसें। न्यायाधीश ने जारी रखा, इस परिणाम के आधार पर अदालत प्रिया और राजू को श्री रमेश खन्ना के कानूनी वंशज के रूप में मान्यता देती है, जिन्हें खन्ना परिवार की वंशावली में दर्ज होने का अधिकार है। विरासत का मुद्दा अगले चरण में विचाराधीन होगा। तालियों की गड़गड़ाहट लहरों की तरह गूंज उठी। प्रिया और राजू पूरे हॉल का केंद्र बन गए। दो दुबले पतले बच्चों की छवि, जो कभी बाजार के कोने में भटकते थे, अब कानून द्वारा मान्यता प्राप्त थी, जिससे कई लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। श्री खन्ना ने दो बच्चों को देखा। उनके दिल में राहत और दर्द का मिश्रण था। इतने सालों से उन्हें बड़ों के लालच के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ा था। अब सच्चाई सामने आ गई थी, लेकिन झूठ की कीमत यहीं खत्म नहीं हुई थी। सामने की पंक्ति में सुनीता अपनी सीट पर गिर पड़ी। उसकी आंखें निर्जीव थीं। सम्मान, शक्ति, प्रतिष्ठा, सब कुछ उसकी आंखों के सामने ढह गया था। फुसफुसाहटें, तिरस्कारपूर्ण निगाहें, हर एक कट उस महिला के स्वाभिमान को घायल कर रहा था, जो कभी सबसे गर्वित थी। लेकिन ये केवल एक भारी कीमत चुकाने की शुरुआत थी। जब सुनवाई समाप्त हुई, तो बाहर पत्रकारों की भीड़ थी। उन्होंने श्री खन्ना और दो बच्चों को घेर लिया, लगातार माइक्रोफोन आगे बढ़ाते हुए। श्री खन्ना, भविष्य में प्रिया और राजू के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? क्या आप उन्हें विरासत में हिस्सा लेने देंगे?
श्री खन्ना ने बस धीरे से मुस्कुराते हुए अपना हाथ प्रिया के कंधे पर रखा। उनकी आंखें कोमल थीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज संपत्ति नहीं है, बल्कि ये है कि इन दो बच्चों को एक सच्चा घर मिले, एक सम्मानजनक पहचान मिले। जो कुछ भी आवश्यक होगा मैं करूंगा। भीड़ में वाह वाह हुई। कई लोगों ने प्रशंसा में सिर हिलाया। इस बीच सुनीता चुपचाप पिछले दरवाजे से निकल गई, कैमरों से बचते हुए। वो जानती थी कि आज से उसके सामने का रास्ता पतन के रंग में रंगा हुआ था। सुनवाई के बाद के दिनों में पूरे देश में एक सनसनी फैल गई। दो आवारा बच्चों की खबर, जिन्हें श्री रमेश खन्ना के पोते पोतियों के रूप में मान्यता दी गई थी, सभी अखबारों और सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। लोग लगातार प्रिया की तस्वीर साझा कर रहे थे, जिसमें वो अदालत में राजू को कसकर पकड़े हुए फूट फूट कर रो रही थी। इसे किसी भी स्पष्टीकरण से अधिक सच्चा और दिल को छू लेने वाला क्षण मानते थे। जबकि प्रिया और राजू की छवि न्याय और प्रेम के प्रतीक के रूप में फैल रही थी, सुनीता का सम्मान रसातल में गिर गया। प्रेस ने खुलासा किया कि उसने समूह में अपने अधिकार का दुरुपयोग किया था, कर्मचारियों को फाइलें छिपाने के लिए मजबूर किया था और यहां तक कि प्रतिस्पर्धियों को दबाने के लिए चालें भी चली थीं। उसकी गर्वित तस्वीरें, जहां वो महिमा के मंच पर खड़ी थीं, अब खन्ना परिवार की महत्वाकांक्षी महिला का सच उजागर जैसे शीर्षकों के बगल में रखी गई थीं। निदेशक मंडल में कई सदस्य जो पहले सुनीता के प्रति वफादार थे, अब एक साथ मुकर गए। एक सफेद बालों वाला व्यक्ति, जो एक करीबी सहयोगी था, बैठक में खड़ा हुआ। हम आपके पीछे इसलिए चले क्योंकि हमें आपकी क्षमता और प्रतिष्ठा पर विश्वास था, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो केवल शर्मिंदगी बची है। समूह अपना भविष्य एक झूठे के हाथों में नहीं रख सकता। सुनीता का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन उसके पास बचाव के लिए कोई शब्द नहीं था। एक एक करके लोग अपनी सीटों से उठे। उनकी आंखें बच रही थीं। उसे एक बड़े कमरे में अकेला छोड़ गए। तेज कदमों की आवाज एक अदृश्य सजा की तरह ठंडी थी। हवेली में नौकर चाकर भी एक एक करके इस्तीफा देने लगे। वे एक ऐसी मालकिन के साथ नहीं रहना चाहते थे जो अपनी क्रूरता के लिए जानी जाती थी। एक दोपहर सुनीता एक विशाल बैठक कक्ष के बीच में अकेली बैठी थी। दिन की आखिरी धूप महंगे चमड़े के सोफे पर पड़ रही थी, लेकिन वो सारी रोशनी केवल उसकी आंखों के खालीपन को उजागर कर रही थी। ऊंचाई से उसने एक बार गर्व से दुनिया को सिर झुकाते देखा था। अब केवल एक भयानक चुप्पी छाई हुई थी। इस बीच जांच एजेंसियां भी आधिकारिक तौर पर शामिल हो गईं। कंपनी के फंड से उसके द्वारा गबन की गई राशि की जांच के लिए फाइलें खोलीं। बैंक स्टेटमेंट, सबूत धीरे धीरे सामने लाए गए। उसका प्रतिरोध कमजोर होता गया। कोई भी उसका बचाव करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। श्री खन्ना ने ये सब एक भारी मन से देखा। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बहन पश्चाताप करेगी, लेकिन जब उन्होंने अदालत में उसकी नफरत भरी अविचलित आंखें देखीं, तो वो समझ गए कि कीमत चुकाना अनिवार्य है। एक शाम वो सुनीता से उसकी हवेली में मिले। कमरा अंधेरा था। केवल एक पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। वो गतिहीन बैठी थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो उसकी आंखों में अभी भी एक तीखी चमक थी। क्या तुम यहां अपनी जीत का जश्न मनाने आए हो? उसने तीखी आवाज में कहा। श्री खन्ना ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आवाज उदास थी। नहीं, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देने आया हूं। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, कानून के सामने माफी मांगो और बच्चों को अकेला छोड़ दो। सुनीता एक सूखी, खड़खड़ाती हंसी के साथ हंसी, जो खाली कमरे में गूंज उठी। माफी? तुम सपना देख रहे हो। मैंने सब कुछ खो दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हार मान लूंगी? श्री खन्ना ने अपनी बहन को देखा। उनका दिल बैठ गया। भले ही वो एक धोखेबाज बन गई थी, लेकिन अंततः वो उनका अपना खून थी। उन्होंने बस एक लंबी सांस ली, मुड़कर चले गए। पीछे एक ऐसी महिला को छोड़ गए जो अपनी ही बोई हुई नफरत में ढह रही थी। अगले दिन आधिकारिक घोषणा की गई। सुनीता को समूह में उसके सभी पदों से हटा दिया गया और उसे संपत्ति छिपाने और गबन करने के लिए अदालत का सामना करना पड़ेगा। ये खबर एक सुनहरे युग के अंत की तरह थी।
जबकि सुनीता ने पतन को स्वीकार किया। एक और जगह प्रिया और राजू ने एक नई दुनिया में जीना शुरू कर दिया। पहली बार बच्चों का अपना कमरा था, एक स्टडी टेबल, एक गर्म बिस्तर और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक वयस्क जिस पर वे भरोसा कर सकते थे। ये जानते हुए कि आगे का रास्ता अभी भी चुनौतियों से भरा था। अदालत से आधिकारिक मान्यता ने उनके लिए आशा का एक दरवाजा खोल दिया था। पूरा समाज देख रहा था और लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, यही लालच की कीमत है और ये शुद्ध आत्माओं के लिए इनाम भी है। तनाव भरे लंबे दिनों के बाद आखिरकार प्रिया और राजू के लिए एक नई सुबह आई। श्री खन्ना की हवेली, जो हमेशा शांत रहती थी, अब बच्चों की हंसी से गूंज रही थी। ये पहली बार था जब दो बच्चों ने एक उज्जवल, साफ कमरे में कदम रखा था, जिसमें एक सफेद बिस्तर और एक खिड़की थी जो धूप से भरे फूलों के बगीचे में खुलती थी। प्रिया बिस्तर के किनारे पर बैठी थी, उसके कांपते हाथ नरम रजाई को छू रहे थे। इतने सालों से उसे केवल ठंडी, नम जमीन पर सोने की आदत थी, अपना सिर कबाड़ की थैलियों पर रखकर। राजू चारों ओर दौड़ रहा था, पहले स्टडी टेबल को छू रहा था, फिर अपना गाल तकिए पर रख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसने अभी अभी एक जादुई दुनिया को छुआ हो। श्री खन्ना दरवाजे के बाहर चुपचाप दो बच्चों को देख रहे थे। उनके दिल में एक अवर्णनीय भावना उमड़ रही थी। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने इतने सारे तूफानों, इतने सारे संघर्षों का सामना किया था, लेकिन इस पल ने उन्हें वास्तव में महसूस कराया कि सच्ची खुशी क्या होती है। ये शक्ति नहीं थी, ये पैसा नहीं था, बल्कि एक छोटे से जीवन को बचाया हुआ देखना था। अंकल, प्रिया धीरे से मुड़ी, उसकी आंखें नम थीं। क्या हम सच में यहां रह सकते हैं? क्या अब हमें भगाया नहीं जाएगा? श्री खन्ना अंदर आए, अपना हाथ धीरे से उस बच्ची के कंधे पर रखा। उनकी आवाज गर्म थी। ये तुम्हारा घर है बच्चों, अब से कोई भी तुम्हें भगा नहीं सकता। तुम और राजू स्कूल जाओगे। तुम्हारा बचपन दूसरे बच्चों की तरह होगा। प्रिया ने अपने भाई को कसकर गले लगा लिया। पहली बार फूट फूट कर रोई, डर से नहीं बल्कि खुशी से। राजू ने अपनी आंखें पोंछी और धीरे से कहा, दीदी, क्या हम सच में स्कूल जा सकते हैं? हमारे पास अपनी स्टडी टेबल भी है। उस मासूम हंसी की आवाज इतनी साफ थी कि उसने उन सभी अंधेरों को मिटा दिया जो दो भाई बहनों ने झेले थे। उस दोपहर श्री खन्ना दो बच्चों को पास के स्कूल में प्रवेश के लिए ले गए। स्कूल के गेट में प्रवेश करते समय प्रिया ने झिझकते हुए उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कई बार इस गेट के बाहर खड़े होकर दूसरे बच्चों को हंसते खेलते देखा था। एक बार स्कूल बैग पहनने की लालसा की थी। अब वो सपना सच हो गया था। शिक्षकों ने कहानी सुनकर भावुक होकर बड़े प्यार से मार्गदर्शन किया। एक युवा शिक्षिका ने झुककर प्रिया के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराई। अब से तुम मेरी छात्रा होगी। चिंता मत करो, यहां कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। कोई तुम्हें नहीं भगाएगा। तुम्हें हर दूसरे बच्चे की तरह पढ़ने का अधिकार है। प्रिया ने चोक हो चुके सिर हिलाया। आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। राजू खुशी से बताने लगा, मैं अच्छे से पढ़ूंगा और फिर मैं दीदी के लिए बहुत सारी किताबें खरीदूंगा। श्री खन्ना बगल में खड़े थे। उनकी आंखें नम थीं। उन्हें अपना बचपन याद आया, जब उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार की कमी महसूस होती थी। और इन दो बच्चों ने इतना कुछ खोने के बावजूद एक शुद्ध दिल बनाए रखा था। एक दूसरे से प्यार करना जानते थे, और ये वही मासूमियत थी जिसने एक ऐसे व्यक्ति को बचाया था जो शक्ति के कारण कठोर हो गया था, जैसे वो खुद। शाम को हवेली के बगीचे में तीनों एक साथ बैठे थे। राजू पीले गुलदाउदी के फूलों से खेल रहा था, जबकि प्रिया ने अपनी मां का पुराना रूमाल मेज पर एक खजाने की तरह रखा था। उसने श्री खन्ना को देखा। उसकी आवाज धीरे धीरे कांप रही थी। अंकल, मुझे पता है कि मां दूर कहीं से मुस्कुरा रही होगी। उन्होंने मुझे तावीज रखने के लिए कहा था, और अब उसने हमें हमारे रिश्तेदारों तक पहुंचा दिया है। हम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद।
श्री खन्ना चुप हो गए। उनका हाथ धीरे धीरे तावीज को छू रहा था। उन्हें लगा जैसे उन्होंने कहीं अपने पिता की आवाज सुनी हो। असली खून की रक्षा करो, उन्हें छोड़े मत जाने दो। अब उन्होंने उस इच्छा को पूरा कर दिया था। सूर्यास्त हो रहा था। दिन की आखिरी धूप ने पूरे बगीचे को सुनहरा कर दिया था। उस दृश्य में 3 लोग, एक शक्तिशाली आदमी और 2 बच्चे जो कभी आवारा थे, एक साथ बैठे थे, एक छोटा सा परिवार बना रहे थे। घाव अभी पूरी तरह से नहीं भरे थे, लेकिन कम से कम उपचार का बीज बोया जा चुका था। अगले कुछ दिनों में ठंडी हवेली में जीवन अचानक गर्म और असामान्य हो गया। सुबह केवल अलार्म घड़ी की आवाज और नौकरों के कदमों की आहट के बजाय अब गलियारे में राजू की हंसी और प्रिया की चहकती आवाज गूंज रही थी। पारिवारिक भोजन, जो कभी श्री खन्ना की लंबी मेज पर अकेली उपस्थिति थी, अब 2 छोटी कुर्सियां थीं, जहां 2 बच्चे स्कूल की कहानियां सुनाते थे और श्री खन्ना चुपचाप सुनते थे। उनके होठों पर एक दुर्लभ मुस्कान थी। एक दोपहर स्कूल के बाद प्रिया और राजू उनके दफ्तर में दौड़ते हुए आए। लड़की ने सावधानी से एक कागज मेज पर रखा। ये रंगीन पेंसिल से बनाया गया एक टेढ़ा मेढ़ा चित्र था। चित्र में एक लाल छत वाला घर था, जिसके सामने 3 लोग थे। सफेद बालों वाला एक आदमी, एक लड़की और एक लड़का हाथ में हाथ डाले। चित्र के ऊपर प्रिया ने अनाड़ी अक्षरों में लिखा था, परिवार। श्री खन्ना स्तब्ध रह गए। वो साधारण चित्र उनके दिल में किसी भी अरबों के सौदे से ज्यादा जोरदार तरीके से टकराया। उनकी आंखें धुंधला गईं। उनका हाथ कागज को छूते हुए धीरे धीरे कांप रहा था। उन्होंने प्रिया और राजू को देखा। उनकी आवाज भारी थी। ये सबसे कीमती चीज है जो मुझे कभी मिली है। प्रिया खुशी से मुस्कुराई और राजू ने चिल्लाकर कहा, तो क्या आप अब हमारे पापा हैं? उस मासूम सवाल ने श्री खन्ना को चौंका दिया। उन्होंने कभी भी 2 बच्चों के माता पिता की जगह लेने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब उन्होंने उनकी चमकदार, उम्मीद भरी आंखें देखीं, तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि कुछ बंधन खून के रिश्ते के बिना भी उतने ही मजबूत होते हैं। उन्होंने झुककर दोनों को अपनी बाहों में ले लिया। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं और मैं तुम्हारी मां की जगह नहीं ले सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें अपने खून की तरह प्यार और रक्षा करूंगा। उस पल 3 दिल जो कभी दूर थे एक साथ धड़कने लगे। सप्ताहांत में श्री खन्ना प्रिया और राजू को गांव ले गए, जहां लता की साधारण कब्र थी। तीनों हरी घास से ढकी कब्र के सामने घुटनों के बल बैठ गए। प्रिया ने उस पर वो पुराना रुमाल रखा जो उसकी मां ने छोड़ा था। उसकी आवाज चोक हो चुकी थी। मां, मां, मैंने उस व्यक्ति को ढूंढ लिया है जो हम पर विश्वास करता है। चिंता मत करो। मां, मैं और राजू अब और नहीं भटकेंगे। श्री खन्ना ने साधारण कब्र को देखा। उनके दिल में एक अपराध बोध उमड़ रहा था। उन्होंने जैसे उस मृत महिला की आत्मा से फुसफुसाया, लता, मुझे खेद है कि मैंने सब कुछ इतनी देर से किया, लेकिन अब से मैं पिताजी की जगह 2 बच्चों की रक्षा करूंगा। ये भी तुम्हारी कुर्बानी का एहसान चुकाने का मेरा तरीका है। खेत की हवा पत्तों के बीच से सरसराहट के साथ गुजरी, जैसे एक जवाब हो। प्रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखें गीली थीं, लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान थी। और राजू ने चिल्लाकर कहा, दीदी देखो, एक चिड़िया। वो मां की कब्र के चारों ओर उड़ रही है, जैसे हमें नमस्ते कह रही हो। सब कुछ एक अच्छे शगुन की तरह था। श्री खन्ना ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक दुर्लभ शांति थी। शहर लौटकर श्री खन्ना ने अपनी जीवन शैली बदलनी शुरू कर दी। उन्होंने शानदार पार्टियों के लिए कम समय दिया। इसके बजाय प्रिया और राजू के साथ साधारण रात के खाने का आनंद लिया। उन्होंने लता के नाम पर एक छात्रवृत्ति कोष भी स्थापित किया, ताकि गरीब बच्चों को स्कूल जाने में मदद मिल सके। हर बार जब वो फंडिंग के फैसले पर हस्ताक्षर करते, तो उन्हें प्रिया की साफ आंखों की याद आती, जब उसने पहली बार कक्षा में कदम रखा था। जनता ने धीरे धीरे उन्हें एक अलग नजर से देखना शुरू कर दिया।
लोग उन्हें अब केवल एक ठंडे समूह के मालिक के रूप में नहीं जानते थे, बल्कि 2 आवारा बच्चों के पालक पिता के रूप में जानते थे। इस छवि ने उन्हें हल्का महसूस कराया, क्योंकि पहली बार उनसे जुड़ा शीर्षक शक्ति या पैसा नहीं, बल्कि प्रेम था। एक शाम प्रिया अपनी स्टडी टेबल पर बैठी थी। अपनी नई डायरी में पहले शब्द ध्यान से लिख रही थी। उसने लिखा, आज मुझे कक्षा में बुलाया गया। दोस्तों ने मेरा स्वागत किया। मुझे लगा जैसे मैं सच में मौजूद हूं। मुझे पता है कि मां मुस्कुरा रही होगी। श्री खन्ना दरवाजे पर चुपचाप खड़े थे। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनके दिल में एक फुसफुसाहट गूंज रही थी। शायद इन बच्चों ने ही मेरी आत्मा को बचाया है। 2 कबाड़ बीनने वाले बच्चों की कहानी, जिन्हें खन्ना परिवार का खून माना गया, जल्दी ही पूरे देश में फैल गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने श्री खन्ना की बाहों में प्रिया और राजू की तस्वीरें साझा की। उनकी आंखें कोर्ट रूम के बीच में चमक रही थीं। चोक हो चुके टिप्पणियां हर जगह थीं। प्यार से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। बच्चों की कोई गलती नहीं होती, गलती बड़ों की होती है, जिन्होंने उन्हें पीड़ित होने दिया। मीडिया ने लगातार इस कहानी को भुनाया, लेकिन इसे एक घोटाले में बदलने के बजाय उन्होंने इसे पैसे के युग में एक मानवीय चमत्कार कहा। कई अखबारों ने श्री खन्ना की प्रशंसा में लेख प्रकाशित किए। एक व्यवसायी जो कभी अपनी ठंडक के लिए जाना जाता था, अब एक दयालु पालक पिता बन गया था, जो सच्चाई का सामना करने और 2 छोटे जीवन की रक्षा करने की हिम्मत रखता था। प्रिया और राजू का स्कूल भी हलचल में था। सुबह की सभा में प्रिंसिपल ने 2 भाई बहनों की कहानी को दृढ़ता और करुणा पर एक जीवंत सबक के रूप में सुनाया। सैकड़ों छात्रों की आंखें उन्हें देख रही थीं। कई की आंखों में आंसू थे। प्रिया पंक्ति में खड़ी थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पहली बार खुद पर गर्व महसूस कर रही थी। अब बाजार के कोने में सिकुड़े बैठने की हीन भावना नहीं थी। एक दोपहर जब श्री खन्ना 2 बच्चों को पार्क में ले गए, तो अचानक एक मध्यम आयु वर्ग की महिला आई और प्रिया को गले लगा लिया। बेटी, मैंने अखबार में तुम्हारी कहानी पढ़ी। मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ थी। धन्यवाद बेटी, मुझे ये विश्वास दिलाने के लिए कि इस दुनिया में अभी भी न्याय है। प्रिया स्तब्ध रह गई, फिर धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें लाल हो गईं। राजू खुशी से बताने लगा कि वो स्कूल में एक ड्राइंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है, जिससे महिला आंसुओं में मुस्कुरा दी। श्री खन्ना ने ये सब देखा। उनके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्होंने सोचा था कि उनका जीवन चमक दमक और शक्ति का आदी हो गया है, लेकिन उन्होंने कभी भी इतना गर्व महसूस नहीं किया था जब 2 बच्चों के साधारण कार्यों ने इतने सारे लोगों के दिलों को छू लिया था। आज राष्ट्रीय टेलीविजन ने श्री खन्ना और 2 भाई बहनों को एक विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, जो समाज को बदलने वाली कहानियों के बारे में था। लाइव प्रसारण पर श्री खन्ना ने अपने बारे में ज्यादा बात नहीं की, बस कैमरे में देखा। उनकी आवाज गर्म थी। मैंने सोचा था कि पैसा और शक्ति ही सब कुछ है, लेकिन इन 2 बच्चों ने मुझे एक और सबक सिखाया। प्यार के बिना जीना सिर्फ एक अर्थहीन अस्तित्व है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी हमें याद दिलाएगी कि हम अपने आसपास के छोटे जीवन को न छोड़ें। प्रिया बगल में बैठी थी, धीरे से उनका हाथ पकड़कर उसकी साफ आवाज में बोली, मैं बस उम्मीद करती हूं कि मेरे जैसे दूसरे बच्चे जो पहले थे स्कूल जा सकेंगे। कोई उन्हें आश्रय देगा। कोई भी बाजार में सोने या गरीब होने के कारण तिरस्कृत होने के लायक नहीं है। दर्शकों ने जोर जोर से तालियां बजाईं। उस दिन टेलीविजन देखने वाले लाखों दर्शक भावुक हो गए। कई लोगों ने इसे एक ऐसे समाज के लिए जागृति का क्षण कहा जो भौतिकवाद पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। प्रसारण के बाद अनाथ बच्चों के लिए कई चैरिटी फंड और छात्रवृत्तियां स्थापित की गईं, जिनका नाम प्रिया राजू की लौ रखा गया। श्री खन्ना की बाहों में मुस्कुराते हुए 2 बच्चों की छवि एक प्रतीक बन गई जो हर जगह फैल गई। उस रात हवेली में जब बाहर का शोर शांत हो गया था, श्री खन्ना 2 बच्चों के साथ बरामदे में बैठे थे। चांद की रोशनी श्री खन्ना 2 बच्चों के साथ बरामदे में बैठे थे।
चांद की रोशनी शांत बगीचे पर चमक रही थी। राजू ने अपना सिर उनके कंधे पर रखा, नींद में फुसफुसाया, अंकल, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी अपने जैसे बच्चों की मदद करना चाहता हूं। श्री खन्ना ने अपनी बांहों को कसकर लड़के को गले लगा लिया। उनकी आंखें चमक रही थीं। उनके दिल में एक मजबूत विश्वास गूंज रहा था। ये कहानी सिर्फ एक परिवार पर नहीं रुकेगी, बल्कि समाज के दिलों में बोया गया एक बीज बन गई है, ताकि प्यार और न्याय फैलते रहें। अगले कुछ दिनों में कहानी का असर अभी भी कम नहीं हुआ था। हर जगह है, सड़क के किनारे की छोटी कॉफी की दुकानों से लेकर दफ्तरों तक लोग प्रिया और राजू का उल्लेख न्याय में विश्वास के प्रतीक के रूप में कर रहे थे। दो आवारा बच्चे जिन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखी, वे सोने के पहाड़ से भी ज्यादा कीमती हैं। ये एक ऐसा वाक्य था जो इंटरनेट पर फैल गया, जिससे कई दिल हिल गए। आज सामाजिक संगठनों ने श्री खन्ना से संपर्क किया, लता छात्रवृत्ति कोष के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया, ताकि हजारों और अनाथ बच्चों को सहायता प्रदान की जा सके। श्री खन्ना सहमत हुए, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा, मैं नहीं चाहता कि ये सिर्फ एक समूह के नाम पर एक चैरिटी फंड हो। मैं चाहता हूं कि इसमें इस कहानी की आत्मा हो, एक गरीब मां के बलिदान और एक पवित्र भाई बहन के प्यार से। एक दोपहर छात्रवृत्ति शुभारंभ समारोह के लिए आयोजित एक बड़े हॉल में प्रिया को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। वो सैकड़ों लोगों के सामने खड़ी थी, उसके कांपते हाथ माइक्रोफोन को कसकर पकड़े हुए थे। लेकिन फिर जब उसने नीचे बैठे राजू को एक उत्साहजनक मुस्कान देते देखा, तो प्रिया ने एक गहरी सांस ली। उसकी साफ आवाज गूंज उठी, मैंने सोचा था कि मैं इस दुनिया में सिर्फ एक अदृश्य बच्चा हूं, लेकिन पता चला कि अगर हम विश्वास बनाए रखते हैं तो कोई हमें देख लेगा। मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे जैसे दोस्त जो पहले थे हार नहीं मानेंगे, क्योंकि एक दिन कोई अपना हाथ बढ़ाकर हमें उठाएगा। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। श्री खन्ना नीचे बैठे थे, चुपचाप अपनी आंखों के कोने पहुंच रहे थे। उस पल में वो जानते थे कि प्रिया अब वो शर्मीली लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी लौ बन गई थी जो अनगिनत लोगों को प्रेरित कर रही थी। समारोह के बाद कई अखबारों ने प्रिया के बारे में युवा कहानीकार के रूप में लिखा। राजू को सपनों का लड़का कहा जाने लगा, क्योंकि वो अक्सर कम भाग्यशाली बच्चों को रंगीन चित्र भेजता था। एक चित्र जिसमें दो हाथ कसकर पकड़े हुए थे, जिसके ऊपर लिखा था, एक दूसरे को मत छोड़ो, सोशल मीडिया पर हजारों बार साझा किया गया था। हवेली में जीवन धीरे धीरे शांति से बीत रहा था। शाम को तीनों बैठक कक्ष में किताबें पढ़ते थे। प्रिया ध्यान से अपने पाठ लिखती, राजू खुशी से चित्र बनाता और श्री खन्ना चुपचाप देखते। महसूस करते कि उनके दिल में एक लंबे समय से खालीपन भर गया है। अब ये एक अकेली चुप्पी नहीं थी, बल्कि एक सच्चे परिवार की गर्मजोशी भरी लय थी। एक चांदनी रात में प्रिया ने अचानक पूछा, अंकल, अगर एक दिन हम बड़े हो गए तो क्या आपको डर लगेगा कि हम चले जाएंगे? श्री खन्ना ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके बालों पर फेरा। परिवार का मतलब पास या दूर होना नहीं है। जब तुम एक परिवार होते हो तो चाहे तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारा दिल हमेशा वहीं रहता है। प्रिया ने अपना सिर उनके कंधे पर रखा, अपनी आंखें बंद कर लीं और शांति से मुस्कुराई। राजू नींद में फुसफुसाया, तो हम सच में एक परिवार हैं। उस पल श्री खन्ना ने महसूस किया कि पिछला कठिन सफर न केवल दो बच्चों के लिए न्याय लाया था, बल्कि उनकी अपनी आत्मा को भी ठीक कर दिया था। एक ऐसे व्यक्ति की आत्मा जो कभी शक्ति और अकेलेपन के खोल में रहता था। बाहर समाज अभी भी शोरगुल और प्रतिस्पर्धी था, लेकिन शहर के बीच में एक छोटे से घर के अंदर तीन लोग चांदनी के नीचे एक साथ बैठे थे, एक साधारण विश्वास साझा कर रहे थे। प्यार एक भाग्य को बदल सकता है, यहां तक कि एक पूरे परिवार को भी। समय बीत गया, बारिश का मौसम खत्म हो गया, उसकी जगह गर्म धूप वाले दिन आ गए।
पुराने बाजार की ओर जाने वाली परिचित सड़क, जहां प्रिया कभी अपने भाई को एक टपकती छत के नीचे गले लगाए बैठी थी, अभी भी शोरगुल थी, खरीदार और विक्रेता, लेकिन पहले से अलग। इस बार प्रिया और राजू जर्जर हालत में नहीं बल्कि साफ सुथरे स्कूल की वर्दी में लौटे। बाजार के लोगों ने दो भाई बहनों को पहचान लिया। हर कोई आश्चर्यचकित और खुश था। एक बूढ़ी सब्जी वाली ने प्रिया का हाथ पकड़ा। उसकी आंखें नम थीं। वह बच्ची जो कभी बारिश में अपने भाई को गले लगाकर सो जाती थी, अब कितनी अलग हो गई है। भगवान का शुक्र है, आखिरकार किसी ने तुम्हें सहारा दिया। प्रिया ने सिर झुकाया। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। मैं भी आपका और सभी का धन्यवाद करती हूं उन दिनों के लिए, भले ही आपने हमें सिर्फ एक कटोरी बासी चावल दिए। फिर भी मुझे गर्मजोशी महसूस हुई। राजू खुशी से अपना नया बैग दिखाते हुए चारों ओर दौड़ रहा था, जिससे बाजार के कई लोग हंस पड़े। लेकिन ये साधारण सा दिखने वाला दृश्य श्री खन्ना को, जो कुछ दूरी पर खड़े थे, उनकी आंखों में आंसू ले आया। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था, पहली बार जब उन्होंने इन दो बच्चों को इसी जगह पर देखा था और उस पल ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। उस रात हवेली में श्री खन्ना ने कुछ करीबी दोस्तों को रात के खाने पर आमंत्रित किया। पहले की शानदार पार्टियों के विपरीत आज केवल एक साधारण भोजन था। सब्जी, मछली करी, गर्म चावल। प्रिया और राजू खुशी से खाना परोस रहे थे, मेहमानों का अभिवादन कर रहे थे और फिर श्री खन्ना के बगल में बैठ गए। एक दोस्त ने उस दृश्य को देखकर धीरे से कहा, अर्जुन, तुम बहुत बदल गए हो। पहले तुम सिर्फ अनुबंधों और शेरों के बारे में बात करते थे और अब तुम्हारी आंखें दो बच्चों को देखकर चमकती हैं। श्री खन्ना ने बस मुस्कुरा दिया। उनके दिल में एक साधारण सच्चाई गूंज रही थी। अमीरी बैंक खाते में संख्याएं नहीं हैं, बल्कि तब होती है जब दिल अपनी गर्मजोशी वापस पा लेता है। देर रात दोस्तों के जाने के बाद प्रिया उनके बगल में बैठी और मेज पर अपनी डायरी रखी। उसने धीरे से आखिरी पन्ना खोला और उन्हें पढ़कर सुनाया। आज मैं समझ गई कि परिवार सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बनता है। परिवार वो जगह है जहां कोई आपकी रक्षा करने, आप पर विश्वास करने और आपको आगे बढ़ने का विश्वास देने की हिम्मत करता है। मैं उम्मीद करती हूं कि एक दिन मेरी और मेरे भाई की कहानी कई अन्य बच्चों को आशा खोजने में मदद करेगी। श्री खन्ना चुप हो गए। वे अनाड़ी शब्द एक सुंदर निष्कर्ष की तरह थे, जो उस लंबे सफर का सार प्रस्तुत करते थे जिससे वो अभी अभी गुजरे थे। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखें नम थीं। बेटी, तुमने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं समझा। शक्ति भी एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन प्यार हमेशा रहेगा। प्रिया मुस्कुराई, अपना सिर उनके कंधे पर टिका दिया। राजू कहीं से दौड़ता हुआ आया, दोनों को कसकर गले लगा लिया। नींद में फुसफुसाया, हमारा परिवार हमेशा साथ रहेगा, है ना? श्री खन्ना ने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया। बाहर रात की हवा धीरे धीरे पेड़ों को हिला रही थी, जैसे एक सुखदायक लोरी हो। उस पल में सभी दुख, विश्वासघात, संघर्ष बीत गए थे, जैसे वे गायब हो गए हों। केवल एक छोटा सा परिवार बचा था जो सच्चे प्यार से जुड़ा हुआ था। और कहानी केवल कानून की मान्यता से समाप्त नहीं हुई, बल्कि उन दिलों के पुनर्जन्म से भी हुई जो कभी छोड़ दिए गए थे। एक अंधेरे बाजार के कोने से, दो खोए हुए जीवन से एक प्रकाश उभरा, जो हर किसी को याद दिलाने के लिए फैल गया कि कभी-कभी सही समय पर बढ़ाया गया एक हाथ एक भाग्य को बदल सकता है, और एक पूरे परिवार को भी। एक सप्ताहांत की सुबह आसमान साफ था, धूप पूरे बगीचे में फैली हुई थी। प्रिया और राजू खुशी से चारों ओर दौड़ रहे थे, नए खिले फूलों के बीच हंस रहे थे। श्री खन्ना बरामदे में एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में चाय का कप था। उनकी आंखें दो बच्चों के हर कदम को देख रही थीं। उनके दिल में एक ऐसी शांति थी जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। उन्हें याद आया जब वो उनसे पहली बार मिले थे। एक दुबली पतली लड़की बारिश में अपने भाई को गले लगाकर सो रही थी।
उसकी आंखें खोई हुई और निराश थीं, लेकिन वो छवि एक लंबे तूफानी सफर की शुरुआत बन गई थी। सच्चाई की तलाश के दिनों से लेकर अपनी सगी बहन का सामना करने और न्याट थर्ड अदालती सुनवाई तक सब कुछ एक तूफान की तरह था, जिसने सम्मान और शक्ति दोनों को उड़ा दिया था। लेकिन जब तूफान शांत हुआ तो जो बचा था वो पतन नहीं था, बल्कि प्यार से बना एक नया परिवार था। प्रिया दौड़कर आई और एक ताजा तोड़ा हुआ पीला गुलदाउदी का फूल उनके हाथ में रख दिया। अंकल, ये आपके लिए है। मैंने अपनी टीचर से सुना है कि गुलदाउदी शांति का प्रतीक है। श्री खन्ना ने फूल लिया और मुस्कुराए। राजू भी दौड़ता हुआ आया और उनके पैरों से लिपट गया। खुशी से बोला, अंकल, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं गरीब बच्चों के लिए एक घर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर किसी के पास एक घर हो, जैसे अब हमारे पास है। श्री खन्ना ने धीरे से लड़के के बालों पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में विश्वास चमक रहा था। बेटा, मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो, क्योंकि तुम प्यार करना जानते हो और ये सबसे बड़ी ताकत है। उस दोपहर जब तीनों एक साथ सूर्यास्त देख रहे थे, श्री खन्ना ने धीरे से कहा, जैसे प्रिया और राजू के लिए एक अंतिम स्वीकारोक्ति हो, और उन सभी के लिए भी जिन्होंने ये कहानी सुनी है। जीवन कभी कभी बहुत अन्यायपूर्ण होता है। एक अमीर व्यक्ति रेशम में रह सकता है, जबकि एक गरीब को भगाया और तिरस्कृत किया जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ उसे देखकर निराश हो जाते हैं तो हम कभी भी प्रकाश नहीं पाएंगे। ये तुम्हारी मासूमियत और दृढ़ता थी जिसने मुझे एहसास कराया कि न्याय केवल कानून में नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों में भी है। और जब प्यार को सबसे ऊपर रखा जाता है तो ये एक पूरे परिवार को हिला सकता है। प्रिया चुपचाप बैठी थी। आंसू धीरे धीरे लुढ़क रहे थे, लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान थी। राजू ने आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, देखो, आसमान चमक रहा है दीदी। दिन की आखिरी धूप बगीचे पर शानदार ढंग से पड़ रही थी। 3 छोटे लेकिन दृढ़ लोगों को ढक रही थी। सब कुछ एक पुष्टि की तरह था। हर अंधेरा गायब हो सकता है जब प्यार का प्रकाश हो। और कहानी वहीं समाप्त हो गई। एक शानदार पार्टी से नहीं, विरासत की संख्याओं से नहीं, बल्कि विश्वास के पुनर्जन्म से। यह विश्वास कि इस दुनिया में चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, जब तक आप अपनी मासूमियत बनाए रखते हैं और एक दूसरे की रक्षा करना जानते हैं, एक दिन न्याय आएगा और दिल ठीक हो जाएंगे। और जब दर्शक स्क्रीन बंद करते हैं तो जो बचता है वो सिर्फ आंसू नहीं है, बल्कि दिल में गूंजता एक सवाल है, अगर मैं रोजमर्रा की जिंदगी में एक और प्रिया और राजू से मिलूं तो क्या मुझ में उन्हें सहारा देने की हिम्मत होगी? अगर आपको लगता है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे प्यार का संदेश फैलाने के लिए साझा करें। अपनी राय नीचे टिप्पणी अनुभाग में छोड़ना ना भूलें। कौन जानता है, शायद आपके शब्द किसी निराश व्यक्ति को ताकत देंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम दिलों को छूने वाली कहानियां सुनना और सुनाना जारी रख सकें। आप सब कहां से ये देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। ईश्वर की कृपा आप पर सदा बनी रहे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ साझा करने में संकोच ना करें। हमें आपकी कहानियां सुनना अच्छा लगेगा।